जेनजी बोलता है कि हमको आज ही पैसा कमाना है और आज ही खर्च कर देना है, कल को मर गए तो देयर आर टू रिस्क्स ऑफ लाइफ, वन इज कि आप जल्दी मर जाए और एक है आप ज़्यादा जी जाए। अब यही जेनजी जो आज कह रहा है कि भाई मैं पैसे फूंक देता हूँ, और अगर उसकी उम्र 80-90 तक जी गया तो क्या करेगा। पिछले साल 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ कर दिया गया। आपको क्या लगता है अगर 100 लोग हमारे वर्कफोर्स में हैं, कितने लोग महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं? 10 लोग, 8 लोग। और जो बची हुई एवरेज है उसमें से 90% लोग जो है 25,000 से कम कमाते हैं, और 70% के आसपास लोग 10,000 से कम कमाते हैं महीने का। 70% से भी ज़्यादा। यस, ये हालत है इस देश। फिर अगर आपको इस देश के टॉप 1% में आना है तो आपको महीने का 3.25 लाख रुपए कमाना है। 3.25 लाख रुपए महीने। एक बार मैंने एक वीडियो करी, मैंने कहा कि भाई अगर आपको इन देशों के टॉप 1% में होना है तो आपकी कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए। किसी ने लिखा यार मैं तो पाकिस्तान के भी टॉप 1% में नहीं आ पा रहा हूँ। मैं बेटा YouTube पे वीडियोस पहले बनाता था, क्योंकि टीचर ने एक बार बोल दिया कि YouTube इज नॉट अ करियर। आज सारे ही उस पे है, मोदी जी भी उस पे ही है। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू ड्राइव अ रोल्स रॉयस डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति। मेरा बेटा एक दिन आके बोला कि स्कूल में लिखा हुआ है कि AI इज द फ्यूचर। बोलता है बट जब मैं AI यूज करके प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो मुझे 0 दे देते हैं। श्री कृष्ण ने भी एक बात बोली थी, परंपरा ही धर्म है, और केवल परंपरा ही धर्म है ये सत्य नहीं है कि अगर तुमको आम जिंदगी जीनी है तो आम की तरह जिंदगी जियो, नहीं तो कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो फिर बाहर निकलो उस चीज से, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो लाइफ में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद के गुरु से उन्होंने पूछा कि मुझे जिंदगी में बहुत सीखना है, आगे बढ़ना है, क्या करूं? तो उनके गुरु ने जवाब दिया ट्रैवल करो। उन्होंने नहीं बोला स्कूल जाओ। फिर सोशल लाइफ का क्या होगा? लोग सोशल लाइफ के लिए स्कूल पे डिपेंड करते थे, अब नहीं डिपेंड करते। मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, आप सब कुछ करिए, स्कूल करिए, कॉलेज करिए, जो करना है करिए, पर मॉडर्न डे स्किल्स जरूर सीखिए, नहीं तो आपको जॉब ही नहीं लगेगा भाई। बिना स्किल के अब कोई जॉब नहीं है। अच्छा, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा? आपको नहीं पता आपको करना क्या है तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, मोटिवेशन किस बात की चाहिए? अगर आपको पता होगा आपको करना क्या है तो किस बात की मोटिवेशन? फिर आपको डिसिप्लिन चाहिए। अक्षय कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि 9:30 बजे वो सो जाते हैं, इसमें मोटिवेशन नहीं है, इसमें डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आप ये भी सिखाते हो ना कि भाई 39 तक की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, क्या होता है मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम? एक ही सवाल अपने आप से पूछो, संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच। द पावरफुल ह्यूमन के अंदर। थैंक यू अभिषेक। आप बेबाक बोलते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि पैसा वैसा कमाया कैसे जाए। जी, यूथ से लेकर एक 50-60 ईयर ओल्ड पीपल तक भी सब लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी एडवाइस जो आप देते हो उस पर थोड़ा गहन चिंतन करते हैं कि यार हम पैसा बनाए कैसे जाएंगे। बट 2 भाग में आज डिवाइड हो गया है पूरा इंडिया। कैसा हो गया सर? एक तो जेनजी वाला पार्ट, वो मिलेनियल वाला पार्ट रानी, और एक थोड़ा ओल्ड हो गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जेनजी बच्चे बोलते हैं कि यार हमको तो आज कमाना है, आज खाना है और आज ही सब कुछ कर देना है, और ओल्ड वाले बंदे बोलते हैं कि यार थोड़ा आप पैसा को इन्वेस्ट करोगे फिर एक लॉन्ग टर्म बनेगा, सब कुछ बनेगा। मैं भी सारी वीडियो देखता हूँ, ट्रेडिंग, फाइनेंस, ये टिप करो, वो टिप करो, SIP में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, जमीन में इन्वेस्ट कर दो। जमीन का तो पैसा होता नहीं है, जमीन में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो और आप करोड़पति बन जाओगे। बता सब रहे हैं, टिप सब दे रहे हैं, पर एक्चुअली नहीं पता चल रहा है कि ये वास्तव में चीजें वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है। सर संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू पावरफुल ह्यूमन के अंदर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं आज सर। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। आज क्वेश्चंस आंसर करेंगे, आपकी जिज्ञासा और आपके थ्रू आपके ऑडियंस की जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगे। चलो सर, आपकी जर्नी से जानते हैं कि आपने कौन सी एज में पैसा कमाना चालू किया था और क्या वास्तव में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया या शॉर्ट टर्म में पैसा बना लिया था? देखिए, मैंने कमाना चालू किया था जब मैं 7th में था। तो मैं म्यूजिक जानता था, मतलब मैं ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हूँ और मैंने कीबोर्ड सीखा हुआ, जो पियानो जिसे कहते हैं। तो मैं सीखा था। मेरे फादर पहले ONGC में काम करते थे। अब वो 90s का दौर, आप पता होगा, मतलब इनकेस अगर आपको आइडिया हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एफ्लुएंस नहीं थी, मतलब और मेरे पापा ONGC में गवर्नमेंट सर्वेंट है, मम्मी हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, टिपिकल फैमिली, बॉम्बे रहते हैं, महंगा शहर है। और दादाजी साथ में हैं बिकॉज उनको कैंसर है तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट थैंक्स टू ONGC वो तो सब टेक केयर हो जाता था, हेल्थ और ये सब। बट यही रहता था कि भाई लाइफ में कुछ तो अब कमाना है, और तो मैंने सीखना चालू किया। जैसे जैसे सीखना चालू किया, मुझे सिखाने का हमेशा से बहुत शौक था। मुझे वैसे शुरू में ही टीचर बनना था, पर वो तो फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, नहीं कॉर्पोरेट में चले जाओ, काम कर लो, ये सब कर लो। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट स्टिंट ऑल्सो, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। पर मैं 7th में था, तो जब मैं अच्छा कीबोर्ड बजाता था, तो एक दिन मेरे को किसी फैमिली ने देखा था कहीं परफॉर्म करते हुए, आई थिंक स्कूल में था मैं।
तो मेरे कोई स्कूलमेट के पेरेंट्स के फ्रेंड भी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को परफॉर्म करते हुए देख लिया था। मैं स्कूल में परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, इसी से सीख लेंगे। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में, मतलब तब शायद 1996-97 की बात कर रहा हूँ, मैं जाके पियानो सिखाता था एक मदर और सन को, मतलब माँ बेटे को सिखाता था, और मैं तब उनसे लेता था 175 रुपीज पर आवर। तो 4 बार महीने में जाता था, 700 रुपये मैं कमाता था घर के लिए। एंड 1997 में 700 रुपये अच्छा खासा वैल्यू होता था उसका। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि उस टाइम ऑटो का मीटर डाउन बॉम्बे में 2.5 या 3-3.5 रुपये होता था, जो आज 30 रुपये है। तो मतलब इतना फर्क है, आप समझ लो। मतलब आज का वो 10 टाइम्स हो गया, 2,000 रुपये घंटा हो गया वो। तो वो मैंने स्टार्ट किया था इस तरीके से कमाना। तो मैं 700 रुपये आके जमा करता था, मम्मी को देता था, फिर थोड़ी सी मेरे को कुछ चॉकलेट्स का शौक था, एक वो नेचुरल्स का आइसक्रीम का शौक था, वो खाता था, और धीरे धीरे पैसा बनाया। बट हम ना पैसा बचाना बहुत जानते थे, और हमें सिखाया ही गया था। छोटी छोटी बातें थी, जैसे मैं जब संगीत सीखने जाता था, तो हमारा जो जगह थी जहाँ मैं सीखता था, वो मेरे घर से 1.8 किलोमीटर दूर था। तो बॉम्बे में जैसे आप मीटर डाउन करते हो ऑटो पे, तो वो 1.6 किलोमीटर का होता है। तो मेरी मम्मी वो पॉइंट पे रोक देती थी कि मीटर का अगला टिक ना हो जाए, और हम 200 मीटर चल के जाते थे। तो मतलब वो लेवल पे हमने देखा है लाइफ को, क्योंकि बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो तब से ना पैसे को लेके वो था कि यार पैसा कमाना भी है और पैसा बचाना भी है, दोनों था। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पढ़ाई करनी चालू की, इंजीनियरिंग पे आए, के आसपास आए, 10th अच्छी गई, बहुत अच्छे मार्क्स आए, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, कमी कोई नहीं थी हमारे पास, मतलब एजुकेशन वाज AA+ ग्रेड, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया पेरेंट्स ने। और धीरे धीरे फिर खुद को डेवलप किया, और पढ़ाना चालू किया लोगों को, और कमाना चालू किया। ऐसे 2,000-3,000 रुपये महीना मैं कमाता रहता था। और फिर 12th क्लियर किया, तो मेरे को मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो मेरी क्लासेस ने मुझे गिफ्ट किया 5,000 रुपये। वो 5,000 से मैंने मोबाइल खरीदा पहली बार। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के दौरान मैंने पढ़ाया, तब पैसे कमा लिए। फिर MBA करी, MBA के दौरान मैं बहुत मैसिवली पढ़ाता था IMS करके एक इंस्टीट्यूट में। तो मैं महीने का 18,000 रुपये कमाता था जब मैं MBA कर रहा था। तो इस तरीके से मेरे को कमाने का हमेशा से ही वो था। फिर जैसे जॉब लगी तो सैटरडे संडे फ्री मिलता था, तो सैटरडे संडे जाके पढ़ा देता था, फिर से कमा देता था। तो अगर आप मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को अगर डिकोड करूं, मतलब कुछ पॉइंट्स में डालना चाहूं, तो मेरी जो 3 इंजन रहे हैं ग्रोथ के, वो रहे हैं कि मैंने डबल इनकम पे फोकस किया हमेशा। जैसे आजकल मल्टी स्ट्रीम्स बोल दिया जाता है कि मल्टीपल स्ट्रीम होने चाहिए, तब हम मल्टी स्ट्रीम नहीं बोलते थे, डबल इनकम बोलते थे कि भाई 2 जगह से पैसे बन रहे हैं। दूसरा था फ्रुगैलिटी, मतलब उल जलूल खर्चा नहीं करना। और तीसरा था इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा बच रहा है उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो। तो ये 3 चीजें मैंने कंटिन्यूअसली की, एंड गॉड हैज बीन काइंड, अच्छा रिवॉर्ड मिला, बढ़िया काम हुआ। सर आपने तो पॉडकास्ट की शुरुआत होते ही खत्म कर दिया। पूछो क्यों? क्यों? सर 7th क्लास में कौन समझता है बताओ? आज आप 7th क्लास में पैसे कमाने की बात कर रहे हो। सर देखो 146 करोड़ लोग हो गए हम लोग। हर बार ये बोला जाता है कि 146 करोड़ में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ITR फाइल करते हैं। बिल्कुल। तो कितना परसेंट हो गया? तो उसमें से भी 1-8% लोग करोड़ों रुपए का ITR फाइल करते हैं। आप बोल रहे हो कि 1996 आके 7 के आसपास आप पैसे कमाने की बात कर रहे थे 7th क्लास में। जी, ये तो आप गॉड गिफ्टेड हो गए सर। सिचुएशन गिफ्टेड था कि सिचुएशन ऐसी थी। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन। जब भी कोई चीज इनोवेट होती है, उसके लिए पीछे कोई नीड होती है। हमारे घर में पैसों की नीड थी, तो ये इनोवेशन हो गया कि भाई 7वीं में भी बच्चा जो है वो जाके पढ़ा के पैसे कमा सकता है। नहीं तो कौन 7वीं के बच्चे से सीख रहा है यार। बट आपके फादर उस टाइम पे क्या करते थे? नहीं, ONGC में थे, ही वॉज मेकिंग मनी, बट बहुत देखो ONGC की गवर्नमेंट सैलरीज, और 1996 से पहले तो खासकर, और फिर 2006 तक पे स्केल्स बहुत कम थे, बहुत ही कम थे, और उसमें पूरा परिवार चलाना है, तो इतना इजी नहीं होता था। मतलब आप, ऐसा नहीं था कि हमें बेसिक नहीं था, स्कूल्स था, सब कुछ था। अच्छा, तब स्कूल भी सस्ते थे। हमारे स्कूल की फीस 5वीं में 5 रुपए थी महीने की, 6ठी में 6 रुपए थी, 7वीं में 7 रुपए थी। तो बड़े सस्ते स्कूल थे। आज मेरे बेटे की फीस ही 40,000 रुपए महीना है। राइट। तो मतलब इस लेवल का डिफरेंस था उस टाइम पे। तब चाहे महंगा भी स्कूल होता था तो उसकी फीस 200 रुपए होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, 200-300 रुपए। संजय सर, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा अभी दिमाग में भी आ रहा है कि, और जेनजी के ऊपर है, जेनजी ऑडियंस है ये और देख भी रही है, और पैसा कमाने के लिए तो हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू अर्न मनी, तो मतलब सर्चेस बहुत हाई है। अब मेरी एक बात हो रही थी, तो जेनजी बोलता है कि हमको आज ही पैसा कमाना है और आज ही खर्च कर देना है, कल को मर गए तो फिर हम पैसे इन्वेस्ट करने पे क्यों ध्यान दें?
अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। पर इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब उन्होंने आज का ही घटना घटित हो गई, आज शायद प्लेन हाँ, क्रैश हो गया very एक, sad. अहमदाबाद में, और उन्होंने फिर रिलेट करके बोल दिया अभिषेक जी देखो क्यों कमाए पैसा हम। देखिए, इसका क्या है ना कि कहते हैं ना, शाश्वत सत्य है मृत्यु, दो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो देयर आर टू रिस्क्स ऑफ लाइफ, वन इज कि आप जल्दी मर जाए और एक है आप ज्यादा जी जाए। अब यही जेनजी जो आज कह रहा है कि भाई मैं पैसे फूक देता हूँ, आज ही फूक देता हूँ, और अगर उसकी उम्र 80-90 तक जी गया तो क्या करेगा? तब हाथ पैर नहीं चलेंगे, काम नहीं कर पाएगा, तब क्या करेगा? तब कहाँ से पैसा लाएगा अगर आज ही सब उड़ा देगा? तो देखिए, बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा ही पैसा आज उड़ा दो, और इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर दो। दोनों में बैलेंस मेंटेन करो। जो चीज आपको खुशी देती है उस पर खर्च करो, ठीक है? जो चीज आपको वेस्ट लगती है उससे पैसा बचा लो, और जो बचा हुआ पैसा उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर दो। तो आप तीनों चीजें साथ में कर सकते हो, पर आप तब कर सकते हो जब आपकी इनकम ज्यादा होगी। अगर आपकी इनकम ही 20-25-30 हजार रुपए है तो आप कैसे जियोगे? अभी बीच में रेडिट पे एक बहुत बड़ा बवाल कटा, आपके बैंगलोर का ही कटा, कि भाई किसी ने बोल दिया कि 2.5 लाख रुपए महीने से नीचे तो वहां पे अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। अब आई डोंट नो आपका व्यू क्या है इसको लेके, पर्सनली मैं पूछना भी चाहूंगा आपका व्यू क्या है? आपको क्या लगता है 2.5 लाख रुपए से नीचे बैंगलोर में अच्छे से जी सकते नहीं? बहुत अच्छे से जी सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो लेविश लाइफ जी सकते हो। अब ये तो नहीं है कि आप हर फ्राइडे को दारू पीने जाओगे और 25-25 जाके दारू पी लोगे, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। बट आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो 1 लाख रुपए इज सफिशिएंट इन बैंगलोर एज ऑफ नाउ। ठीक है। 100%, मतलब कोई इसमें कोताही नहीं है, आराम से। अब फिर बात आती है कि आपको घर पे पैसे भेजने, और आपकी शादीशुदा जिंदगी है, और एक डिसेंट सी लाइफ आप जी रहे हो। 1,80,000 रुपए अभी राइट नाउ वेल एंड गुड है। फिर आपके बच्चे हो गए तो 2.5 लाख रुपए, पूरी फैमिली। बच्चा बहुत प्रीमियम स्कूल में पढ़ रहा है, आप एक बहुत वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में रहते हो जिसका रेंट शायद 60-70 हजार रुपए तक के ऊपर जा सकता है, और उसमें आप बहुत बड़ा बढ़िया घर आ जाता है, ठीक है? और आप मतलब खाने में सोना खाते हो और मोबाइल के पीछे भी सोना लगाते हो, तब फिर बात अलग है। मेरे सोने पे हीरे का मोबाइल और मेरे हीरे पे सोने का मोबाइल। देखिए, अब मैं आपको स्टॉकिंग डेटा दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है समझने। आपको पता है अभी पिछले साल 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ कर दिया गया। तो जब पता किया गया, रिसर्च किया गया कि कितने लोग वर्कफोर्स में एक्चुअली 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, आपको क्या लगता है अगर 100 लोग हमारे वर्कफोर्स में, फीमेल्स मेल्स इंक्लूसिव, कितने लोग साल का 1 लाख, महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते होंगे? 10 लोग, 8 लोग। आप क्वाइट क्लोज थे, काफी क्लोज थे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी वर्कफोर्स में मात्र 8% लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हैं। बाकी 92% 1 लाख से नीचे, तो उसके लिए उनको रियायत दे दी, चलो ठीक है, ये लोग टैक्स भी नहीं भरेंगे, इनको एफर्ट भी नहीं मारना है लाइफ में, कोई हमारे को भी चेक नहीं करना है, नहीं तो ऐसे ही नंबर बेकार का बड़ा हो रहा था इनकम टैक्स का, और रेवेन्यू आ रहा नहीं था। तो आप समझिए कि भारत जो है ना इस टाइम पे, मतलब इट इज अ वेरी पुअर कंट्री, और जो बची हुई एवरेज है उसमें से 90% लोग जो है 25,000 से कम कमाते हैं, और 70% के आसपास लोग 10,000 से कम कमाते हैं महीने का। 70% से भी ज्यादा। यस, ये हालत है इस टाइम पे। देखिए, नंबर्स देखना बहुत जरूरी होता है बिफोर, हाँ, बट बेस इतना बड़ा है कि वो जो 8% है वो भी अपने आप में एक साइजेबल नंबर है। पर आप हमेशा, इट्स लाइक सेइंग कि मुझे मैथ्स में 40 मार्क्स आए, अभी अच्छा है कि बुरा है? अगर 100 में से आए तो बुरा है, 50 में से आए तो अच्छा है। तो हमें 8 देख, आपको लगता है 8 बहुत बड़ा नंबर है, अरे वाह यार, करोड़ों एम्प्लॉइज हैं जो आज लाख रुपए के ऊपर, अरे 140 करोड़ का देश है भाई, उसमें से अगर 2 करोड़ लोग कमा भी रहे तो कुछ कोई नंबर नहीं है वो। यानी आप समझो एक परिवार है जिसमें 15-20 बच्चे हैं और 2 बच्चे कमा पा रहे हैं, तो क्या हाल होगा उस परिवार का? और बोझ किन पे आएगा? वो 2 बच्चों पे ही आएगा। सो कमिंग बैक, सिचुएशन, आपको अगर अपनी लाइफ में आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक ही चीज फोकस करनी है, लेफ्ट राइट मत देखो, पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, सस्टेनेबली 1 लाख रुपए से ऊपर जल्दी पहुंच जाओ। फिर अगर आपको इस देश के टॉप 1% में आना है तो आपको महीने का 3.25 लाख रुपए कमाना है, तो आप इस देश के टॉप 1% में आ जाते हो इनकम में। 4.25 लाख, 4.25 लाख रुपए महीने में। अभिषेक भाई बोले तो अपन कहाँ होंगे? अच्छा, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बता दो फिर उस हिसाब से। कौन से सेगमेंट में मैं भी बता दूंगा मेरे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे हम दोनों भी। एक बार क्या हुआ, मैंने एक वीडियो करी, मैंने कहा कि भाई अगर आपको इन देशों के टॉप 1% में होना है तो आपकी इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए।
किसी ने लिखा, बोला यार मैं तो पाकिस्तान के भी टॉप 1% में नहीं आ पा रहा हूँ। तो नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट या जस्ट जनरली बता रहा हूँ। तो आप भी कमेंट में बताना। तो अगर आपको भारत देश के टॉप 1% अर्नर्स में आना है तो मोटा मोटी 3.25 लाख रुपए यानी 40 लाख रुपए साल का आपको कमाना है। तो यहां तो पहुंचो यार पहले, हाँ, यहां तो पहुंचो, अपनी स्किल्स बनाओ, अपनी जॉब के हिसाब से अच्छी जॉब पकड़ो, अपनी स्किल्स को बेटर करो और काम करो और पैसे कमाओ। तो पहली दौड़ आपकी 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, पहली दौड़। दैट्स योर, वो कहते पहला पड़ाव आता था ना, जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते थे पहला पड़ाव आ गया। तो आपका पहला पड़ाव 1 लाख रुपए है। फिर आपका आगे जिंदगी में बात करना, तब तक बात मत करना कोई, तब तक अपनी स्किल्स पे फोकस करो, फ्रुगैलिटी से रहो, खर्चो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम लोग है ना आजकल आईफोन खरीदते हैं, बाय नाउ पे लेटर पे 5-5 साल की ईएमआई बांध लेते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि इंस्टाग्राम की रील या इंस्टाग्राम की स्टोरी कर सके। यही है ना। एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम की स्टोरी 24 घंटे में चली जाती है, वो ईएमआई आपके साथ 5 साल रहती है। तो 24 घंटे की स्टोरी के लिए आप 5 साल की ईएमआई लेके बैठ जाते हो, और एक दिन के बाद उस आईफोन की आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती, एक नॉर्मल चीज बन जाती है। कोई भी फिजिकल चीज की, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज की 1-2 दिन की वैल्यू होती है। अब एक बंदा बोला मैं कोल्ड प्ले का इवेंट पे गया, वेरी गुड। मैंने बोला कोल्ड प्ले के गाने पता है तेरे को? बोलता नहीं। बोलता है मैंने बोला उसके आर्टिस्ट का नाम पता है? बोलता नहीं। मतलब क्यों गया? बोला सारे दोस्त जा रहे थे। बोला यार कैसी मूर्खता वाली बात है, तुम उसको जानते नहीं हो, तुम वो गाने एंजॉय नहीं कर सकते। बैकस्ट्रीट बॉयज आया गुड़गांव में, ठीक है, हमारे टाइम का बेस्ट बैंड था, हमारा ड्रीम था। मैंने जाके फ्रंट रोड सीट ली, अच्छे पैसे फूके, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो। मैं उनको बहुत बचपन से सुनता हूँ, उनके पोस्टर घर पे लगाता था, उनका म्यूजिक लाउड कर करके सुनता था। फॉर मी इट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो बात समझ आती है कि भाई आपका एक्सपीरियंस है, आप उस आर्टिस्ट को देखना चाहते हो, तो समझ आता है, चलो कोई खराब बात नहीं है। पर आप उसको जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और फिर घुस जाते हो ताकि दोस्तों को दिखा सको, इंस्टाग्राम पे लाइक्स ले सको। आई थिंक इट्स नॉट वैल्यूएबल। तो आम जनता क्या सीखे? मतलब बिजनेस सेल्स स्किल ज़्यादा सीखना ज़रूरी है या फिर टेक्नोलॉजी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए एक ही चीज सीखना जरूरी है कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। लोग बोलते हैं सर रिसर्च अच्छी कहां होती है? रिसर्च अच्छी वहां होती है जहां प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं। और प्रश्न कौन पूछता है? आप और हम पूछते हैं। आप और मैं दोनों चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं या कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हैं। आपको रिजल्ट अलग आएगा, मेरे को रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटीज अलग है दोनों की। तो अब जो सबसे बड़ी स्किल है वो है चीजों को क्वेश्चन करना, तरीके से, राइट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। देखो पहले क्या होता था, एक बॉस इंस्ट्रक्शन देता था अपने एम्प्लॉय को, बोलता था अरे यार जाके ये कर ले, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय कुछ ना कुछ करके आ जाता था, फिर बॉस उसको डांटता था, अरे तूने समझा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। अब आप एआई को इंस्ट्रक्शन, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि तेरे तू ये है, तेरे को ये करना है, तो ऐसे करेगा, वैसे करेगा, और वो उसी लेवल का आउटपुट आपको लाके दे देगा। अभी मैं पीछे एक लंच पे था लास्ट संडे, और मेरे एक फ्रेंड है वो यूएस कॉल सेंटर चलाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि संजय जी मैंने अपना ऑफिस चेंज किया है। मतलब हकेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बोलते पहले मेरा ऑफिस 3,500 स्क्वायर फीट का था, अब वो 1,500 स्क्वायर फीट का हो गया। मैं यार जनरली हम खुशी तब मनाते हैं कि आदमी का ऑफिस का साइज बढ़ाओ। तो मैंने बोला क्यों भाई, स्केल डाउन कर रहे हो, ऑपरेशंस खराब, मतलब मार्केट खराब है? बोला नहीं नहीं, बोलता रेवेन्यू डबल हो चुका है। मतलब यार मतलब ऑफिस छोटा हो गया, रेवेन्यू डबल हो गया, ये कैसे हुआ? बोलते हमने 30% मैन पावर फायर कर दी और उसकी जगह एआई बॉट्स लगा दी। अब एआई बॉट्स हमारी सेल्स करते हैं। 9 घंटे हम कॉल कर सकते हैं यूएस में, उस 9 घंटे के अंदर हमारा नॉर्मल ह्यूमन कॉल करता था 2 घंटे 2.5 घंटे, एआई कनेक्ट कर लेता है 4.5-5 घंटे, ठीक है। तो अब इस तरह का रिप्लेसमेंट हो रहा है आपके स्किल्स का, कि एक बंदा जो सेल्स करता है वो तक रिप्लेस हो रहा है। हमने कभी सोचा था सेल्स वाला रिप्लेस हो जाएगा? हमें लगता था यार तो चैंपियन सेल्स वाला है यार, ये तो क्या सेल्स करता है। सेल्स वाला रिप्लेस हो गया। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या आपका कस्टमर ओके है एआई से बात करने को? बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एआई जल्दी कर देता है, ह्यूमन टाइम लेता है, एआई जल्दी कर देता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना वो किससे बात कर रहा है। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि लोगों को एकदम अब अपने माइंड को रीस्किल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा आज तक जो हुआ वो शून्य है, और आज से मुझे कुछ नया सीखना है, और वो मुझे ये सीखना है कि मैं किसी एआई टूल को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं। क्योंकि आप एआई से जंग तो नहीं लड़ सकते भाई, वो तो नामुमकिन खेल हो गया। हाँ, पर एआई की राइड कर सकते हो, यानी कि एआई सीख के जो है आगे मतलब बढ़ सकते हो। मतलब ये तो यूएस की बात हो गई, चलो यूएस में वहाँ पे बाहर अगर कोई कॉल कर रहा है तो चलेगा, मतलब कि ऐसे वो कंफर्टेबल पीपल। बट क्या इंडिया में है ऐसा? हो चुका है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जिसमें आप भारत की सारी भाषाओं में कस्टमर बात कर सकते हैं। अब कस्टमर ने फोन उठाया,
जिधर भी फोन किया है, और उसने सामने वाले ने पूछा आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, डायल 1 फॉर इंग्लिश 2 फॉर हिंदी, नहीं आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं, मैं बोलूँ हूँ गुजराती में बोलूँ छू, हो गया सामने से गुजराती चालू। बट लास्ट में आके तो कस्टमर केयर पे जाके खत्म होती है। देखिए आप वही समझे ना, 90% काम अगर एआई कर लेगा तो जहां 10,000 लोगों की जरूरत थी एक कॉल सेंटर में, वहां कितने लोगों की काम रह जाएगा, वहां 1000 लोग कर जाएगा। और कौन से 1000 बचेंगे, जिनको एआई आता होगा। जो 9000 जिनको एआई नहीं आता होगा वो जाएंगे। अब स्केल बढ़ेगा काम का, काम बहुत होने वाला है, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे लोग भी अब अपनी कंपनीज खोलेंगे तो काम होगा, क्योंकि जॉब्स ही नहीं मिलेंगे लोगों को, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई सर्विस बेचेगा, कोई ना कोई कुछ प्रोडक्ट बेचेगा, तो कंपनियां बहुत खुलेंगी, पर काम उन्हें मिलेगा जिनको नई स्किल्स आती है। तो अगर वैसे मैं एक चीज बता दूं, आज के दौर में पैसा कमाना जितना आसान है उतना पहले कभी नहीं था, पर आज के दौर में जॉब जाना जितना आसान है उतना भी पहले कभी नहीं था। तो आप डिसाइड कर लो आप कौन से साइड पे होने वाले हो इस टाइम में। संजय जी, मतलब मेरे को पॉडकास्ट में मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं अभिषेक जी आप बहुत बेकार बोलते हो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हो आप सर से। मैं कहा मैं पूछ ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो माइंडसेट चला आ रहा ना आज से इतने सालों से, मैं वो माइंडसेट ही तोड़ दूं पहली बात तो। उससे तुम बियॉन्ड काम कर पाओ। जो आपने अभी बात बोल दी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर तुमको आम जिंदगी जीनी है तो आम की तरह जिंदगी जियो, नहीं तो कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो फिर बाहर निकलो उस चीज से, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो लाइफ में नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु से उन्होंने पूछा कि मुझे जिंदगी में बहुत सीखना है, आगे बढ़ना है, क्या करूं? तो उनके गुरु ने जवाब दिया ट्रैवल करो। उन्होंने नहीं बोला स्कूल जाओ, उन्होंने बोला ट्रैवल करो। जो आपको बाहर निकल के मिलता है वो आपको कभी भी उस 4 दीवारी में नहीं मिल सकता। सिंपल। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार मेरे बेटे के स्कूल में, मैं बेटा यूट्यूब पे वीडियोस पहले बनाता था, फिर उसने बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए। तो उसको उसकी टीचर ने एक बार बोल दिया कि यूट्यूब इज नॉट अ करियर। अब आप सोचो ये कैसा स्टेटमेंट है, यूट्यूब इज नॉट अ करियर। सबसे ज्यादा पैसा कमाना, सबसे ज्यादा आज मतलब देख लो सारे ही उस पे है, मोदी जी भी उस पे ही है, वो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। गूगल यूट्यूब वाला बोलता है मैंने आज तक का जितना पैसा मैं क्रिएटर्स को दे रहा हूं, मतलब सबसे ज्यादा पैसा क्रिएटर्स को दे रहा हूं मैं। क्रिएटर्स अपने आप में ही पर्सनैलिटीज बन गए हैं। तो इज यूट्यूब अ करियर और नॉट अ करियर? इट इज अ करियर, ठीक है। तो पॉइंट वापस ये आता है कि शायद अभी तक टीचिंग जो है हमारे इंडिया में वो वहीं रह गई है कि हिस्ट्री में पहले कौन आया था हमें हमारी बैंड बजाने, ठीक है, पहले मुगल आ गए थे, फिर कौन आया था, ब्रिटिश आ गए थे, फिर कौन आ गया था, ये आ गए थे। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दो, हम तुम्हें 2 मार्क्स दे देंगे। यही है ना। मुझे बचपन का याद है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछते थे, फिर बोलते थे मैच द फॉलोइंग करो कि पानीपत की लड़ाई कहाँ पे होता चाहिए। तो ओके, मैं किसी चीज को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। आज का दिन रेलेवेंस का है। वेक्टर होता है स्पीड विद डायरेक्शन। एक होती है स्पीड, अब गुब्बारा है, फुलाओ, छोड़ दो, आपको पता है कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आप गैस ही नहीं कर सकते कहां जाएगा। दिस इज एनर्जी विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। पर अगर आप एनर्जी को डायरेक्शन दे दो, स्पीड को डायरेक्शन दे दो, तो आप अपने गोल पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो अगर आपको आज क्लियर हो जाता है, चलो आपको क्लियर होने में टाइम लग गया, 10-20 साल लग गया, 25 साल, जिस दिन क्लियर हो गया उसके 2 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इतना आज कोबे ब्रायंट कहते थे कि इफ यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। इफ यू नो व्हाट यू वांट, पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये पता नहीं उनको चाहिए क्या। नहीं, हमें ना आम जिंदगी, हमें स्कूल भी जाना है, पर यार मेरे को चाहिए मेरा बेटा कुछ बहुत अच्छा भी करे। नहीं, पर उधर तो जाना पड़ेगा ना, कॉलेज तो कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं, पर मैं चाहता हूं वो बिल गेट्स जैसा। यार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकते। हैव अ क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए, आम जिंदगी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल विल लिव दैट लाइफ, आई लिव दैट लाइफ। मैंने भी बहुत साल वो जिंदगी जी, फिर एक दिन डिसाइड किया कि नहीं अब चेंज करेंगे। वो कहते हैं ना, यू कैन टेक रिस्क्स 2 टाइम इन लाइफ, वन व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, वन व्हेन यू हैव सो मच यू कांट लूज एवरीथिंग। तो या तो आपके पास कुछ भी नहीं है हारने को, तब आप रिस्क ले लो, और दूसरा होता है कि जब आपके पास इतना संतुष्टि है कि ठीक है बैकअप है, अब रिस्क लेंगे तो मरेंगे नहीं। तो मैं जब सेकेंड स्टेट में आ गया, मैंने ले लिया रिस्क। तो अगेन क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेक्टर जो है ना वो आपकी डायरेक्शन से आता है। श्री कृष्ण ने भी एक बात बोली थी कि, और वो बार बार बोलते थे कि ये ना परंपरा ही धर्म है, परंपरा ही धर्म है, पर केवल परंपरा ही धर्म है, ये सत्य नहीं है। मतलब जो चला हुआ आ रहा है वो धर्म है, वो आपको निभाना है, पर सिर्फ वो ही सही है
कि कतई सत्य नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप है ना, आप थोड़ी सी बात है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन की नेटवर्किंग करते हैं सर, कि दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त कंपनी चालू करते हैं। एक दोस्त बोलता है कि यार मैं घर पे रह के अपनी कंपनी बिल्ड करूंगा विदाउट नेटवर्किंग, और एक बोलता नहीं मैं ऑफिस जाके करूंगा। तो कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, मेरे पास इसका मेजरेबल आंसर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग वर्ड जो है ना, उसको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, वो अपनी नेटवर्किंग को बहुत बोस्ट करते थे। नेम तो रहेंगे, हाँ इसके फाउंडर को मैं जानता हूँ, हाँ इसके सीएफओ को मैं जानता हूँ, हाँ इसको मैं जानता हूँ, अरे इसके साथ दारू पी थी, इसके साथ ये किया था, इसके साथ घूमने गया था, सब हो। जिस दिन जॉब गई उनको कोई जॉब देने वाला नहीं था। अभी नेटवर्किंग है कि नहीं है मेरे को नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है नेटवर्किंग आपकी होती है गोल ओरिएंटेड। अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, तो आप उसके हिसाब से अगर नेटवर्किंग करते हो, उसके हिसाब से लोगों के साथ रिश्ते बनाते हो। क्योंकि कितनों के साथ रिश्ता बना लोगे भाई? इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद एवरीवन। एंड ऑफ द डे तो आपको फोकस्ड रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे ना। आपको अपना कमरा चूज करना पड़ेगा, आप किनके साथ घूमने वाले, सबके साथ तो नहीं घूम सकते ना। उससे माइंडसेट भी खराब हो जाता है ना। आप किसी के साथ घूम रहे हो, उसका माइंडसेट अलग है, फिर किसी के साथ घूम रहे हो, उसका माइंडसेट अलग है। तो आप पहले अपना कमरा चुन लो कि कैसे लोगों के साथ आपको रहना है, और उनके साथ नेटवर्क करो। अब वो फिजिकल नेटवर्किंग है, डिजिटल है, मैं उस पर नहीं चर्चा कर रहा। अब एक व्यक्ति है जो आप कहोगे कि फिजिकल नेटवर्कर है, पर वो यूजलेसली जाके हर पार्टी में चला जाता है, तो क्या वो कुछ कर पाएगा जिंदगी में? ऑब्वियसली नॉट। पर दूसरा बंदा जो लिंक्डइन पे मेल्स लिखता रहता है, पर उन्हीं लोगों को लिखता है जहां से उसको काम मिलेगा, क्या वो बेटर करेगा? बिल्कुल बेटर करेगा, ऑब्वियसली। तो नेटवर्किंग हैज टू बी गोल ओरिएंटेड। यही, इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। पहले आप पता तो करो चाहिए क्या भाई। मतलब आज की इस पॉडकास्ट के मतलब ये क्लियर हो जाएगा लोगों को, जो भी देखेगा, कि भाई क्लैरिटी, एक ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज एवरीथिंग। क्लैरिटी के बिना भाई, आप समझो, आप यहां से उतरे नीचे, आपने जीपीएस खोला कि मेरे को जाना है। अब गूगल आपको डायरेक्शन देगा क्या? बोलो मेरे को, गूगल खोलो, मेरे को जाना है। गूगल कहां जाना है? नहीं नहीं, बस मेरे को जाना है। अच्छा भाई, कहां जाना है? अरे जाना है, कहां जाना कहां है? तो आपको डालना तो पड़ेगा ना डेस्टिनेशन, तब तो गूगल 4 रास्ते बताएगा। अरे यार ठीक है, तुम यहां से नोएडा जा रहे हो तो चलो ठीक है, हाईवे से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, मेहरौली वाली रोड से जाओगे तो इतना लगेगा। सो यू हैव टू गिव अ डेस्टिनेशन टू हैव अ रूट। अगर आपके पास डेस्टिनेशन नहीं होगा तो रूट कहां से होगा? फिर आप घूमते रहो इधर उधर, मस्ती करते रहो। देखिए, अगर आपको यहां से नोएडा जाना है और आप यहां मानेसर निकल जाओ, तो आप कितना भी तेज गाड़ी चला लो, आप नोएडा नहीं पहुंचोगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्पीड और डायरेक्शन? डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ना, पहले दिशा और फिर दशा। राइट। अच्छा, इसी चीज़ को खोजते खोजते लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है सर, कि मतलब नहीं पता चल रहा। आपको तो 7th क्लास से ही पता चल गया था, पर लोग नहीं पता कर पाते। तो कैसे पता करें कि किसी की ज़िंदगी में क्लियरिटी, कैसे पता करेगा कि क्लियरिटी मैं क्लियर हो गया अभी, राइट नाउ मैं क्लियर? क्योंकि गोल्स तो चेंज होते रहते हैं ना, कि आज मेरा ये गोल है, जैसे अभिषेक व्यास है, तो आज मैंने थोड़े दिन से मैं पॉडकास्ट करूँगा, फिर मैं वहाँ पहुँच गया, अब मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा। तो क्लियरिटी कैसे पता करे कोई? देखिए, अभिषेक व्यास का गोल पॉडकास्ट नहीं था, उनका गोल कुछ और था, माध्यम पॉडकास्ट था। ठीक है, तो डेस्टिनेशन और रूट में फर्क होता है। आपका डेस्टिनेशन कुछ और होगा, शायद पर्सनल ब्रांड होगा, या आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट करना होगा, पर आई डोंट नो, कुछ गोल होगा। जब आपने सोचा होगा मैं पॉडकास्ट करूंगा, वाज नॉट योर गोल। योर गोल वाज समथिंग एल्स, जिसके लिए आपने पॉडकास्ट किया। क्लियर? मतलब आई बिलीव सो, मुझे ऐसा लगता है। गलत हूं तो प्लीज बता देना। तो आप ना देखिए, आपको ना खुशी कब मिलती है, इसके लिए एक बुक है इकिगाई। आप इकिगाई पढ़ लो, छोटी सी बुक है, जापानीज। उसमें वो 3-4 चीजें बोलते हैं। व्हाट यू नो, आपको करना क्या चाहिए लाइफ में, व्हाट यू नो, व्हाट यू लव टू डू, इज देयर अ डिमांड फॉर दैट थिंग इन द मार्केट, एंड इज द मार्केट रेडी टू पे फॉर इट। मतलब आपको पसंद क्या है करना, आपको आता क्या है करना, ठीक है, आपको पसंद क्या है करना, और क्या मार्केट उसके लिए आपको पैसा देने को तैयार है। जब आप ये तीनों का संगम करते हैं ना, तो आप जिंदगी में कभी भी बोर नहीं होंगे, जिंदगी में कभी भी टेंशन नहीं होगी कि मुझे ये आता है भाई, ठीक है, मुझे टीचिंग, मेरे को फाइनेंस आता है, ठीक है, संजय कथुरिया का इकिगाई क्या है, मुझे फाइनेंस आता है, मुझे फाइनेंस भाता भी है, बहुत पसंद है, और बाजार चाहता भी है, फाइनेंस के बारे में डिमांड है मार्केट में। तो भाई हमने जब तीनों का संगम किया, तो 1 साल में 2 मिलियन पहुंच गए। मैं खुश भी था करते हुए, शायद 2 मिलियन नहीं होते तो भी मैं खुश था, क्योंकि मेरे को तो पसंद है ये काम करना। वो तो भगवान की कृपा थी, 2 मिलियन दे दिए उन्होंने 1 साल में। नहीं देते तो ठीक है, लगे रहते हम भी, पर लगे कब रहते? जब वो मेरे को काम पसंद होता। तो आप पहले बैठो, अपनी इकिगाई ढूंढो कि मैं करना क्या चाहता हूं। आस्क योरसेल्फ दोस क्वेश्चन। सेकंड, अगर आप खुद नहीं जवाब दे पा रहे हो तो टेक मेंटरशिप, किसी की हेल्प ले लो यार, किसी समझदार आदमी से बात कर लो।
पर समझदार से बात करना। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू ड्राइव अ रोल्स रॉयस डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति। जो मारुति चला रहा है आपको कैसे रोल्स रॉयस का एडवाइस देगा? ये प्रॉब्लम होती है जब एक व्यक्ति ग्रुप में होता है जो उसके साथ बहुत पहले से चल रहा है। अब अचानक से वो ग्रुप को बोलता है यार मैं ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो उसमें आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक बोलते हैं भाई मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को आता कुछ नहीं है पर मैं तेरे साथ हूँ, मुझे तो नहीं आता। एक बोलता है देख भाई मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, तू फेल हो जाएगा, फिर तू रोएगा और तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा टाइम वेस्ट होगा, तो तू मत कर। और मैं ये तेरे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। तो पहले वो उसको डिस्करेज कर रहा है और बाद में बोल भी रहा है मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए डिस्करेज कर रहा हूँ। तो आपको दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे आपके साथ। ये सेकंड वालों को जरा साइड कर दो, ये लोगों से जरा इमीडिएटली दूरी बना लो, नहीं तो अगर आप कमरा नहीं बदलोगे ना तो आप अपनी जिंदगी नहीं बदल पाओगे। अच्छा मान लो किसी की सैलरी 70-80 हज़ार रुपए है, ठीक है, और वो जेंजी है अभी, पर उसने आईफोन ले लिया और एक थार खरीद ली, पर वो गिल्ट में ही रह रहे हैं आज कि यार हमको तो सबने बोल दिया कि थार क्यों खरीदी, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, घर खरीद लेना चाहिए था। अब वो बोलते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी छोटी सी है, एंजॉय तो करेंगे, तो गाड़ी अगर मैं कैपेबल हूँ 70,000 में मैं मैनेज कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं मेरे को गिल्ट में रहना चाहिए? देखो गिल्ट में कभी भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी पास्ट डिसीजन आपने गलत भी ले लिया ना तो भी गिल्ट में नहीं रहना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। सिंपल बात है। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला कि सर मेरे पे उधार बहुत हो गया है। मतलब फिर क्या करे, चलो बताओ। मतलब सर गलती हो गई, लाइफ में ऐसे नहीं करना चाहिए था वो। मतलब भाई देख मेरे को तो भगवान ने ताकत नहीं दी कि मैं पास्ट चेंज कर सकूं, ना तेरे को दी है। हम क्या कर सकते हैं, आज चेंज कर सकते हैं। बोले क्या सर? मतलब एक काम कर, हर 6 महीने में एक EMI फालतू दे दे। इतना कर सकता है? बोला हाँ सर इतना कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा सर? उससे जो तेरा लोन समझो 5 साल का था वो 3 साल में खत्म हो जाएगा। तो इस मुसीबत से तो 3 साल में निकल जाएगा। अब यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको पता है कि आप घोड़े से गिरने वाले हो तो आप प्लान कर लो, क्यों घोड़े के टांग के नीचे आ रहे हो? आपको पता है यार घोड़ा वो हो गया है, नाराज हो गया है, बिदक रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? ये सिखाया जाता है घुड़सवारी में कि घोड़े से गिरने की भी प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो घोड़े के पैर के नीचे आ जाओगे, मारे जाओगे बुरी तरह। सो आज तक जो हुआ नो प्रॉब्लम, पर एक बार अपने फाइनेंसेस को लेकर बैठो तो सही। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को अपना एक्सपेंस पता है महीने का। और खासकर जब से ये UPI आया है कि भाई मार दिया इधर, मार दिया उधर, मार दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, किसी को पता ही नहीं होता अपना एक्सपेंस। तो आप अपना एक्सपेंस तो जानो यार, क्या खर्चा कर रहे हो। क्या महीने भर में 1 घंटा नहीं दे सकते इस काम को कि भाई बैठ के देख लिया, चलो मेरा इधर खर्चा इतना जाता है, इधर खर्चा, इतनी सारी एप्स आ चुकी हैं, एक्सेल शीट है, कहीं भी भर दो। तो बेसिक चीजें समझ लो, आप कहीं भी गिल्ट मत रखो। आपने गलती भी करी तो गिल्ट मत रखो, सिर्फ उस चीज को इंप्रूव करो। अक्नॉलेज करो गलती हो गई, ठीक है हो गई गलती, नो प्रॉब्लम, अब उसको इंप्रूव कर लो। अगर आप उस गलती को अफोर्ड कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर आपकी गलती अफोर्ड हो सकती है तो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बट गिल्ट में मत रहो। मैं उसके टोटली अगेंस्ट, उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता। पैसा भी चला गया और मन भी दुखी रहा, तो ये तो कोई मतलब। पर लोग बाग तो आजकल दुविधा में ना सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सब टीचर बोलते हैं कि अबंडेंस में जियो, कि भैया इतना पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में कि सोचो ही मत, बस खर्च करते जाओ, तो एक्सपेंसेस क्यों मैनेज करें? काफी मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे इसमें। कोई बात नहीं सर, देखो सच्चाई लाना ही हमारा एक मात्र मकसद है यहाँ पे। देखो तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं खुद पर्सनली बहुत मानता हूँ, ठीक है, पर अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। मैंने तय कर लिया मेरे को 1 करोड़ पे पहुंचना है, वेरी गुड, तय कर लिया, लिख लिया, उस 1 करोड़ को एक पर्पस दे दिया। हम कहते हैं पैसे को पर्पस दे दो तो पैसा लावारिस नहीं होता। अब जब आप पैसे कमा रहे होते हो ना तो पैसे उड़ा देते हो, पर अगर क्या होता था बचपन में, आपने देखा होगा वो मूवीज में, एक गुल्लक होता था, ये माँ की आंख का ऑपरेशन के लिए गुल्लक है, ये बहन की शादी के लिए गुल्लक है, ये भाई की पढ़ाई के लिए गुल्लक है। तो ये जो गुल्लक सिस्टम होता था ना, उससे आदमी पैसों को ना उड़ाता नहीं था। मतलब उसको पता होता यार मेरे को इतना कंट्रीब्यूशन इधर करना है, फिर आगे की देखेंगे। आज वो गुल्लक सिप है, SIP है। आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, आपने तय कर लिया यार ये मेरी रिटायरमेंट का पैसा है, तो डाले जा रहे हैं। ये मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है 4 साल बाद, ये उसका पैसा है। ये मेरे को 7-8 साल बाद घर खरीदना है, ये उसका पैसा है। तो आपने गुल्लक बना दिए लाइफ के। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कहां से होता है? अपनी डिजायर्स को पेपर पे उतारना, पॉइंट नंबर 1। उसको रीइटरेट करना ताकि आप उस पाथ पे बने रहो। आपने ये मान लिया कि मेरे को 5 साल बाद का अपने आप को चेक दिया कि भाई, जैसे उसने दिया था वो एक्टर ने, जिम कैरी ने, कि भाई मैं $10 मिलियन मेरे को 5 साल बाद मिलेगा। वो चेक उसने इसलिए दिया था क्योंकि रोज सुबह उठ के उसको मेहनत करनी है उस चेक के लिए, उसको जर्नी निकालनी है, उसको पाथ बनाना है कि मैं किससे मिलूं, कहां जाऊं, कौन सी क्लासेस करूं, क्या सीखूं, किसको मैसेज करूं, किसको ईमेल करूं। वो चेक इसलिए बना था। वो चेक इसलिए नहीं बना था कि 5 साल में लेटा रहूं, सोता रहूं और अचानक से 5वें साल जाके चेक बैंक कर दूं। कुछ नहीं मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? तो
अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। अब आपको कोई बोलता है कि जाके ताज में चाय पियो, पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज नहीं पी सकते, पहले औकात बनाओ, उसके लिए औकात बनाओ, एक बार जाके पियो, हाँ माहौल समझ आ गया, अरे भाई यार मजा आता है यार, अच्छी, अब आना है इधर रोज। कैसे आना है, उसके लिए मेहनत करनी है। उधारी पे थोड़ी आके चाय पियोगे 600 रुपए की, 18,000 रुपए चले जाएंगे महीने के, तनख्वाह तुम्हारी 25,000 है। बोले नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ने बोला था पैसे लेके कि भाई रोज आके चाय पीना। अरे उसने बोला था काम भी करना, मेहनत भी करो, पाथ भी बनाओ, उस पाथ पे रहो, प्रोग्रेस को रिपोर्ट करो, मॉनिटर करो, ये भी तो बोला था। नहीं, वो सब नहीं सुना सर, वो भूल गए। सिलेक्टिव हियरिंग, सिलेक्टिव हियरिंग प्रॉब्लम है ना लोगों को। मतलब आधा अधूरा ज्ञान में सब फंस गए एक्चुअली। नहीं फंस गए नहीं है, वो सुनना ही वो चाहते हैं जो उनको लगता है उनके बिलीफ सिस्टम से मैच करता है ना, वही सुनना चाहते हैं। हम जैसे बोलते हैं किसी को, भाई ऑप्शन से पैसे बनते हैं, पैसिव इनकम बनती है। हाँ अच्छा, वेरी गुड सर, बनती है, सुन लिया। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? बोले सर देखो महीने के 10% बन जाए तो बहुत है, मतलब महीने के 10%। तो मैंने बोला एक ऐसा आदमी बता दो जिसने 3 साल तक महीने के 10% बना दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे बनाता है। कोई नहीं मिलता, है ही नहीं कोई सर, इस संसार में कोई आदमी नहीं जो बोले कि भाई मैं 3 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने 10% बनाया। ठीक है जी, हम उसको बोलते हैं हाँ भाई अगर आपकी अपेक्षा 1.5% होती, 2% होती तो बात समझ आती, आप सीख लेते, पर नहीं आप तो सीखोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि 10% की अपेक्षा है तो 2% छोटा लगता है। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं लॉस कर रहा हूं जी, अभी मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूं, अभी मेरा लॉस हो रहा है। तो ये आपको ना पहले ग्राउंड जीरो पे आना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। जब आप स्क्रूड अप हो, जब आपकी हालत खराब हो ना, तो आप पहले एक्सेप्ट कर लो कि अपनी लगी हुई है, अपनी बैंड बजी हुई है, लेट अस ट्राई टू रिवाइव फ्रॉम हियर, फिर अपना एक्शन प्लान बनाओ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो चीजें हैं जैसे विजन बोर्ड्स हैं, या फिर आपके अफर्मेशंस हैं, या फिर आप जो भी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हो, जो भी बनाते हो, जो अपने अपने उस पे रख लेते हो, फोन के कवर पे रख लेते हो, दोज ऑल वर्क, बट इफ यू आर डूइंग एक्शन, नहीं तो टाइम पास है। अच्छा अभी विजय माल्या जी का भी पॉडकास्ट आया, अच्छा उन्होंने क्या फाइनेंशियल मिस्टेक करी थी कुछ? मैंने उस पर वीडियो बनाई है। आपसे पकड़ लिया सर। तो हम लोग ने 6-7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स निकाली उनकी। देखिए आप एक बात समझिए, क्या होता है कि एक व्यापारी जो है ना वो चीजों से ओवरवेल्म हो जाता है, और वो अपनी हर सक्सेस को सोचता है कि मैं इसको रेप्लिकेट कर पाऊंगा अपनी दूसरी बिजनेस में भी। पर मैं ना एक बार किशोर बियानी जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपके साथ ऐसा क्यों, और डीमार्ट आप ही के बिजनेस में इतना आगे कैसे निकल गया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि डीमार्ट के पास है ना एक बहुत लंबी लिस्ट है ना बोलने की, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। एक्चुअली लोगों को लगता है मैं जितने ज्यादा काम हाँ बोलूंगा उतना पैसा बनाऊंगा। रूल उल्टा है, आप जितने ज्यादा कामों को ना बोलोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे, पर ना बोलने के लोगों में ताकत नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप विजय माल्या जी की भी स्टोरी देखें, उनका इंटेंशन प्योर था, वो अच्छा काम करना चाहते थे, बट उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि भाई मैं एक सुपर एक्सपेंशन करूं। क्यों? क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस तो पैसा उगल रहा है, तो मैं उससे संभाल लूंगा। और जो बेसिक रूल्स होते हैं ना बिजनेस के, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए। मैं हर व्यापारी को बोलता हूं कि आप अगर दूसरा बिजनेस चालू करना चाहते हो तो वो आपके पहले बिजनेस से पैसा लेके नहीं आ सकता। आप डीमार्ट सोचो, मैं डीमार्ट का एग्जांपल दूंगा। डीमार्ट के मेन इन्वेस्टर है राधा किशन धमानी जी, जो अपने आप में लेजेंडरी है, लेजेंडरी। जब उन्होंने डीमार्ट चालू किया था ना, तब भी उनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में थी। वो चाहते ना पहले दिन 10 स्टोर खोल देते, उन्होंने 1 स्टोर खोला, उसको 4 साल चलाया, उसके मुनाफे से दूसरा स्टोर खोला, फिर इन दोनों स्टोर को चलाया, उसके मुनाफे से तीसरा स्टोर खोला। क्या उनके पास पैसे नहीं थे ज्यादा स्टोर खोलने के? थे। पर व्यापार में अगर आप शुरू में पैसे इंजेक्ट कर दो तो ये वो बात होगी कि आप बॉडी बनाने जा रहे हो और आपका बॉडी बिल्डर जो आपका पर्सनल ट्रेनर है बोलते भैया ये इंजेक्शन ले ले, कल तेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर के चीथड़े उड़ेंगे वो नहीं बताता। तो उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो किया और आज 3 लाख करोड़ का एम्पायर बना लिया। तो पहले दिन आपको 200 एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत नहीं थी, पहले दिन ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि आपको इंटरनेशनल जाना है। ये सब आप नहीं करते तो भी आप चल लेते। आप इंडिगो को देख लो, चल रहा है, आज इंटरनेशनल भी फ्लाई कर रहा है, मार्केट शेयर भी 50% से ऊपर लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ठीक रखे। तो आपको बेसिक्स ठीक रखने हैं बिजनेस के, और वही बेसिक्स हमारे लाइफ में भी चलते हैं। इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें मैनेज करनी है हमें। अच्छा आप SIP की बात कर रहे हो तो मेरे को एक बात बताओ, 25 ईयर एज है और लगभग 50,000 रुपये कमाते हैं, तो कितने रुपए भी अगर 3 जगह डाल दें तो आफ्टर 25 मतलब 50 साल में
कितना पैसा उसको मिल जाएगा? देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि SIP करिए। अगर आप 50,000 तक कमा पा रहे हैं तो मिनिमम 20 से 25% 50,000 का SIP करिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप सिंपल है, हमारे 3 मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज होती है। एक लार्ज कैप होती है, एक मिड कैप होती है, एक स्मॉल कैप होती है। देश की पहली 100 कंपनी है वो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी। उसकी अगली 150 कंपनी वो मिड कैप कंपनी है, और उसकी अगली जो कंपनी सारी है वो स्मॉल कैप है। पर स्मॉल कैप में भी 250 कंपनीज होती हैं, तो ये इसको कहा जाता है निफ्टी 500। मतलब 100 बड़ी, 150 मध्यवर्गीय और 250 छोटी। ये एक पूल है हमारे पास, आप इसमें पैसा डाल दो, बस कोई दिमाग लगाने की जरूरत, आप अच्छा कर जाओगे। 25 साल डालना है ना। अब अगर आपको 25 साल पैसा डालना है तो आप समझिए आपके पास अवधि लंबी है, तो आप ज्यादा पैसा जो है उठा के स्मॉल कैप में डाल दो। आप 30% या 20% लार्ज कैप में डाल दो, 30% मिड कैप में डाल दो, 50% स्मॉल कैप में डाल दो। अभी रिस्क ज्यादा है, हो सकता है नीचे भी गिर जाए, पर आपके पास टाइम बहुत है ना, 25 साल का टाइम है। इतना कर दो, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अपने काम पे लगो, 50,000 की तनख्वाह को 1 लाख करो, 1 लाख की तनख्वाह को 2 लाख करो, 2 लाख की तनख्वाह को 5 लाख करो। बस बहुत सिंपल है। सिंपल लाइफ। कोई मैं नहीं बताऊंगा अच्छा ये वाला करो, जाके ये चेक करो, वो चेक करो, वो ठीक है हमारी वीडियोस के लिए अच्छा रहता है। कोई कैंडल वैंडल नहीं बताओगे? कोई कैंडल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं, फाइनेंस में जितनी चीजें आसान रखोगे उतना आप ज्यादा पैसा कमाओगे। अमेरिका में एक रिसर्च हुई कि भाई सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने कमाए, तो पता चला नर्सेज ने कमाए सबसे ज्यादा रिटर्न। तो यार इनको तो फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं है। उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, पर प्रॉब्लम थी वो रात को काम करती थी हॉस्पिटल में, सुबह आके सो जाती थी, तो उनको स्टॉक्स देखने का टाइम ही नहीं था। तो वो लेती थी और 30-30 साल भूल जाती थी। जब वो 30 साल बाद खोला तो देखा वो बंपर पैसा बन गया। जब आप रोज मार्केट को देखोगे आप पैसा नहीं बनाओगे, कभी नहीं बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रोज की फ्लक्चुएशन के बेसिस पे मार्केट के को डील करोगे ना, रोज सुबह उठ के वो आपको काम पे करना है, जॉब में करना है। अच्छा, जॉब में सब कोई मेहनत नहीं करना चाहता भाई, जॉब में कोई मेहनत नहीं करना चाहता, वहां जाके कोई स्किल नहीं सीखनी। वहां लोग मेरे को क्या बोलते थे, मेरे को याद है आज भी कॉर्पोरेट में, कि भाई मैं कोई कोर्स कर रहा होता था ना, संजय तू खुद क्यों कोर्स कर रहा है, मतलब इसका मतलब कंपनी करवाएगी ना, कंपनी की गरज है। मतलब मेरी प्रोग्रेस कंपनी की गरज कब से हो गई? मेरी प्रोग्रेस मेरी गरज है, मैं पैसे लगाऊंगा उसमें। अगर ये कंपनी नहीं देगी, उसके पैसे रिम्बर्स नहीं करेगी, तो मेरी स्किल बढ़ेगी, कोई और मेरे को ज्यादा तनख्वाह देगा, और फिर आगे कोई और ज्यादा तनख्वाह देगा। सो पॉइंट इज, आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही 20-22 साल की पढ़ाई करते हैं ना, उनको लगता है बस हो गई पढ़ाई। अरे भाई उस दिन पढ़ाई चालू हुई है, करेक्ट, अब तो पढ़ाई चालू करनी है। जैसे मैं अपनी इनकम का 5% आज भी, मैं खुद भी कोर्सेज लेता हूं, मैं कोर्सेज अगर देता हूं तो मैं लेता भी हूं। तो आपको अपने अपस्किलिंग पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। खर्चा स्विगी जोमेटो पे है, वो खर्चा होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। खर्चा वहां है, यहां निवेश है। आपने एक भी कोर्स कर लिया, उसको अच्छे से सीख लिया, तो आप बेटर हो जाते हो, कोई भी चीज में बेटर हो जाते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट मनी इन योर अपस्किलिंग, एंड मोर ऑफन देन टुडे, मतलब आज ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप ये भी सिखाते हो ना कि भाई 39 तक की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। क्या होता है मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम? एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लो मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं सोचता था कि 35,000 की सैलरी हो गई तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा और आराम से काम करूंगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा काम बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, 50,000 की सैलरी हो जाएगी तब सेट हो जाऊंगा और फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, टेंशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 लाख पे गया, 1.5 लाख पे गया, फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ गए, तभी भी टेंशन है सर। ठीक है, आई थिंक यहां मैं थोड़ा बेटर ऑफ हूं फिर इस मामले में। देखिए क्या होता है कि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी ना, रिच और वेल्दी के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति रिच हो सकता है, रिच का कोई बाउंड नहीं है। जैसे आपके टॉप बिजनेसमैन है, अंबानीज है, अडानीज है, रुइयाज है, आपके सिंघानियाज हैं, ये है वो है, वो बहुत रिच है, अथाह पैसा है उनके पास, अथाह पैसा है। पर एक होता है आदमी वेल्दी, तो वेल्दी रिच नहीं होता क्या? वेल्दी वो आदमी होता है जिसके पास उसका टाइम है। तो इसलिए हम कहते हैं डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। जो आदमी फ्री है ना, उससे ईर्ष्या करो। जो आदमी अमीर है उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उधर पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर यहां पहुंच सकते हो आप। तो अगर आपको फ्री होना है तो उसका एक ही इक्वेशन है कि अपनी लाइफ में शुरुआत में आप अगर अच्छे से फाइनेंशियली डिसिप्लिन तरीके से काम करो, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे निकाल पाएगी। तो अब अगर मैं आपसे वापस अपने आप से, अभी आपको टेंशन है, अब आप पूरी टेंशन हटाओ और एक ही सवाल अपने आप से पूछो कि अगर
ऐसा ना हो कभी, बट कल को सब कुछ आप बंद कर दो, तो क्या आपकी पैसिव इनकम, ब्याज बट्टा या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या जो भी आपके पास जमीन जायदाद जो धन है, क्या वो आपका टेक केयर कर सकता है जिंदगी भर तक? अगर आंसर हाँ है तो आप फाइनेंशियली फ्री है, अगर आंसर ना है तो आपको भी वर्क करना है फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ। बट क्या फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि काम नहीं करना? मुझे ऐसा लगता है मैं फाइनेंशियली फ्री होने के बाद ज्यादा काम कर रहा हूं, पर मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे आता है, जो मुझे भाता है, मुझे जो पसंद है वो कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी एनर्जी भी हाई रहती है। मुझे करना ही ये था, पर मैं शायद पहले नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पहले फाइनेंशियली फ्री होना था, मेरे लिए प्राथमिकता थी पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ में भी आ जाएगा, कुछ लोग के लिए 2 करोड़ में आएगा, और कुछ लोगों का 100 करोड़ में भी नहीं आएगा। तो ये नंबर मैटर नहीं करता है, ये नंबर सिर्फ इतना ही है कि मेरे खर्चे क्या मेरी पैसिव इनकम निकाल सकती है। तो अगर आज मेरे पास 2 करोड़ का कॉर्पस है और मुझे पता है कि मुझे नॉर्मल बैंक ब्याज भी वहां पे 16 लाख रुपए साल का मिल जाएगा, पर मेरा खर्चा ही साल का 10 लाख है, तो मैं तो फाइनेंशियली फ्री हूं। यानी कि इस जीवन में तो मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने पैशन के लिए करूं, समाज की सेवा के लिए करूं, अपने मन मर्जी करूं। तो जब आपने अपना समय खरीद लिया तब आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। इस रील को काट काट के मैं ना 5 लाख बार चलवाऊंगा। पहला सेक्शन लिया ना, वो सारा नॉन इन्वेस्टमेंट का सेक्शन था, अभी तक तो हम शायद इन्वेस्टमेंट पे आए भी नहीं है। द पावरफुल ह्यूमंस के सब्सक्राइबर के लिए आपकी तरफ से एक सॉलिड मैसेज क्या है? मेरा एक ही मैसेज है, एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए, स्किल बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, एआई से डरिए मत, उसको एम्ब्रेस कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसिप्लिन तरीके से करिए, इंजॉय कीजिए, बिल्कुल इंजॉय कीजिए, पर ऐसा इंजॉय मत कीजिए कि अगर बाय चांस आप लंबा जी गए तो वो आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक्टिव इनकम, स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना और इंजॉय भी करना, और अपने चीजों को समझना, और चीजें जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसको खरीदिए, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपनी औकात बनाइए, पहले अपनी इनकम बढ़ाइए। सब्सक्राइब भी कीजिए सर। और हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, आपने बोला था कि पावरफुल ह्यूमंस के सब्सक्राइबर के लिए, तो और नए लोगों के लिए, हाँ नए लोगों के लिए ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंड दिस इज ऑनेस्ट, मैं आज इनके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, पर मैं इनके पॉडकास्ट बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से। हमारी एक बार बीच में मुलाकात भी हुई थी और उस दिन कुछ कारणवश हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, बट उससे पहले से मैं आपको देख रहा हूँ, एंड आई हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड विद व्हाट यू हैव डन। एंड आपने दूसरा चैनल भी ओपन किया, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, आप उसका लिंक जरूर डाल दीजिए, द फाउंडर्स ड्रीम। द फाउंडर्स ड्रीम, तो वो भी करिए, उसमें तो फाउंडर्स की स्टोरी है विच इज वेरी इंस्पिरेशनल। गाइस एक चीज याद रखना कि आज के दिन जो आप पॉडकास्ट से सीख सकते हो, जो मैंने पॉडकास्ट से सीखा है, वो आप कहीं से नहीं सीख सकते। इतना लाइव एक्सपीरियंसेस लोगों का जो आके अपने बारे में बता रहे हैं, बिजनेसेस के बारे में बता रहे हैं, लाइफ के बारे में बता रहे हैं, आई थिंक हाँ, बस कोई गलत लोगों को मत सुन लेना, ठीक है? जिन्होंने जिया उस चीज को, किया उस चीज को, उसी की सुनना, बस उसी की सुनना। ऐसे कोई भी आके बोल देगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। दूसरा, कोई भी आपको फेक ड्रीम्स बेचे तो याद रखना, जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है, तो हमें चुड़ैल के पीछे नहीं पड़ना है, वो हमें खा जाएगी, तो उससे दूर रहिएगा। ये फॉल्स प्रॉमिसेस और ये सबसे दूर रहिएगा। लोग आपको स्कैम करने की बहुत कोशिश करेंगे, स्कैम से दूर रहिएगा, और नॉर्मल चलिए, आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा सर, एक बात करते हैं यहाँ पे छोटी सी, आपका भी एक बेटा है, मेरी एक बेटी है जी। 10-10 साल के दोनों, आई गेस। स्कूल जा रहा होगा, अच्छी खासी फीस दे रहे हो आप। 6th में, हाँ। मैं भी अच्छी खासी फीस दे रहा हूँ, पर पढ़ा तो वही रहे ना। तो मेरे बेटे ने तो बेसिक चीज, एक कोर, मतलब चलो ठीक है, अब थोड़ा सी अपन चलो बात कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अपन एक अलग जोन में चले गए, बट मेजर जनता नहीं कर पा रही है, क्योंकि स्कूल में तो वही पढ़ा जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल से लेकर आप बड़ी से बड़ी स्कूल तक चले जाओगे, पूरे कोर्सेज वही हैं, एआई एनेबल्ड कुछ नहीं है, डिजिटल कुछ नहीं सिखाया जा रहा, मोबाइल लेके जाने नहीं देते हैं, और आज भी बेसिक पढ़ाई है कंप्लीट। मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पापा ने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा है, और जो मेरी बेटी पढ़ रही है, मोटा मोटी सेम है, 90% सेम है सर। अब बताओ आप ही, जब हम खुद लोगों को बात कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से कि हमको लोग समझ जाए, बट रूट तो कहाँ जा रहा है? स्कूल में जा रहा है। तो इसलिए मेरे बेटे ने तो स्कूल छोड़ दिया है। ओ, हाँ, तो उसने स्कूल ड्रॉप आउट ले लिया। क्या बात कर रहे हो, स्कूल ड्रॉप आउट? हाँ, एक दिन वो आया, बोलता है कि डैड मेरे ना स्कूल में लिखा हुआ है, हाँ ही हैज ड्रॉप्ड आउट। छठी में था, 5वीं से छठी जा रहा था, तो उसने मना कर दिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोलता क्योंकि स्कूल से मैं कुछ सीख रहा ही नहीं हूँ। तो मैंने ठीक है, तेरी मर्जी है भाई, तो मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब अब एक पॉइंट के बाद क्या बोलोगे आप बच्चे को। और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको बेटर स्किल्स सिखा सकता हूँ। मेरे अगर अंडर रहेगा तो मैं उसको बेटर स्किल्स सिखा सकता हूँ, और उसको बहुत क्लैरिटी है उसको लाइफ में क्या करना है, उसको गेमर बनना है, तो वो उसके अराउंड ही चल रहा है। वो ऑलरेडी प्रो गेमिंग में जा चुका है, अपनी स्ट्रीमिंग वीमिंग करता रहता है। देखिए अगेन, हर बच्चा ऐसा नहीं होगा, हर पेरेंट मेरे जैसा नहीं होगा,
पेरेंट्स को डर लगेगा, नहीं 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 तुम स्कूल पूरा कर लो यार, स्कूल तो होना ही चाहिए। मेरे पेरेंट्स ही इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार तुम पहले पूरा कॉलेज करो फिर देखा जाएगा। वो माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। देखिए हुआ क्या ना कि आप सोचिए कि भारत का पार्टीशन 1947 में हुआ, ठीक है, 1947 वाली जनरेशन भी अभी जिंदा है। अब आप सोच रहे हो वो लोग किस माइंडसेट से आए थे कि मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मुझे इकट्ठा करना है ताकि जिंदगी में मुझे कभी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ना वो खर्च करते थे और वो अक्यूमुलेशन में लग रहे थे, ये जमीन ले ले, ये जमीन ले ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, सोना खरीद ले, ताकि कल को खराब होगा तो ये होगा। क्योंकि वो लाइव जिए हैं उस सिचुएशन में। आप और मैं उस सिचुएशन को वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, उस टाइम थे, उन्होंने वॉर देखी, उन्होंने परेशानियां देखी, हमने कुछ नहीं देखा। तो आज हम हंस सकते हैं कि ठीक है हाँ हाँ वो ऐसे सोचते हैं, पर वो थे ही उस सिचुएशन में पैदा हुए थे। फिर सेकंड जनरेशन जो आई, जैसे हमारे पेरेंट्स की आई, मैं दादाजी हो गए जो लोग पार्टीशन देख के आए थे, पापा ने नहीं देखा पार्टीशन, पर पापा जब हुए और उन्होंने अपना वो देखा, तब देखा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में पैसे कमाने की। 1960s में 70s में कहाँ अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की? तो क्या करो, या तो गवर्नमेंट जॉब करो या कोई अपनी परचूरन की दुकान खोल लो, क्योंकि तब तो लाइसेंस राज चलता था, लाइसेंस ही नहीं मिलता था आपको बिजनेस करने का। तो ये दो ऑप्शन थे, ठीक है जी। तो वो जनरेशन भी नहीं यार, हमारी जनरेशन जब आई उसने थोड़े टाइम तक अभाव देखा और अचानक से 90s में जब लिबरलाइजेशन हो गया तो हमने देखा, अरे वाह यार देश में पैसा आ गया, प्राइवेट जॉब्स पैदा हो गए, अब लोग घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और बाय द टाइम 2000 आया, हमारे को बुद्धि आई, हम 16-18 साल के हुए, तो हमने देखा एक और नया जनरेशन आ गया, Y2K का जनरेशन के बाद का तो आप सोचिए जो 1947 वाला वो क्या देख के बेचारा, मतलब आप सोच रहे हो कोई 90 इयर्स का है या मेरे फादर 70 के हैं, तो वो बहुत ट्रांजिशंस देख चुके हैं। तो वो सेफ्टी को बहुत वैल्यू करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को वैल्यू करते हैं। जेनजी एक्सपेरिमेंट्स को वैल्यू करता है कि नहीं यार मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, चाहे मेरे को 2.5 लाख की टिकट क्यों ना लेनी पड़ जाए, वो उस चीज को वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेफ्टी की चिंता नहीं है ना, वो उनके माँ बाप ने दे दी उनको, या फिर आज का इकोसिस्टम में उनको मिल जाती है, जॉब मिल जाता है, आज यहाँ जॉब नहीं, चल मैं कल वहां पकड़ लूंगा, 3 महीने घर पे बैठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, EMI मिल जाएगी। पहले उधार नहीं मिलते थे भाई, ये जितना आसानी से आज आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके बाय नाउ पे लेटर करते हो, तब नहीं होता था ये सब। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल हैव मूव्ड ओवर लास्ट 75-80 years इन दिस कंट्री, और वो शेप करता है हमारे बिलीफ्स को। आज मैं अपने बेटे को क्यों ओके कर सकता हूं कि वो स्कूल ना जाए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं निकाल लूंगा, मुझे पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, एंड मोटा मोटी आई कैन बी गुड। सो मैं अपने बेटे को वो लिबर्टी दे सकता हूं, मेरे फादर नहीं दे सकते थे, क्योंकि मेरी इनकम उनके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि घर नहीं था उतना, हम लोग मतलब वी वर नॉट वेरी रिच, मिडिल क्लास थे। सो आपको उस बंदे की हर बंदे की यूनिक सिचुएशन और माइंडसेट होता है। कुछ लोग पैसे के अभाव की वजह से डरे हुए पैदा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एकदम दबंग हो जाते हैं, एक्सट्रीम भी हो जाता है कभी कभी। तो सब लोग का रिएक्शन एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अलग तरीके से जाता है, बट हम किसी को गलत और सही नहीं कह सकते। हाँ, बट अगर आप मुझे पूछो एजुकेशन सिस्टम, आई वुड डेफिनेटली से कि दे आर स्टिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिहाइंड। वो लोग नहीं सिखा रहे कि भाई जैसे मैंने बताया ना, मेरा बेटा एक दिन आके बोला कि डैड मेरे स्कूल में लिखा हुआ है कि AI इज द फ्यूचर। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा। बोलता है बट जब मैं AI यूज करके प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो मुझे 0 दे देते हैं। तो एक बात बताओ सर, ये फिर सोशल लाइफ का क्या होगा? सोशल, देखिए सोशल लाइफ ना, अगेन हम आते हैं, पहले लोग सोशल लाइफ के लिए स्कूल पे डिपेंड करते थे, अब नहीं डिपेंड करते। कोई ना कोई क्लब का मेंबर होता है। अब जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वो है ही इतनी बड़ी, वहां पे है ही करीबन 700-800 घर है। तो जब आप इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे आपकी सोशल लाइफ हो जाती है। अच्छा, सोशल क्या रह गया, लोगों के फ्रेंड्स आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, उनकी जिंदगी ऑनलाइन है। अब मेरा बेटा पूरा टाइम डिस्कॉर्ड सर्वर पे रहता है, क्योंकि वो गेमर है, सारे गेमर्स डिस्कॉर्ड सर्वर पे होते हैं, तो उसकी डिस्कॉर्ड पे चलती रहती है अपनी कि अच्छा ये गेम हो गई, ये हो गया, आज हम ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसका सर्कल तो सारा वो बन गया। तो सर्कल आजकल ये सोशल वाला सर्कल से ज्यादा जो है वो डिजिटल वाला सर्कल हो गया। और सोशल सर्कल के लिए आपके पास सोसाइटी है, आपकी क्लब्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, नियर एंड नहीं, बट सर दिक्कत तो रहती है ना। मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसी का ही, आप जैसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक फ्रेंड है मेरा, मतलब एक लड़की है, मतलब मेरे साथ काम करती है, तो उसका हस्बैंड है, तो पूरा बचपन उसने ऐसे ही बिताया कि मतलब बिल्कुल अलोन, ऑनलाइन लोगों से मिलना, बात करना, कोडिंग करना, बस मेरे को कोड करना पूरा लाइफ। 28 ईयर तक ऐसे ही, शादी हो गई है बस ये। अब उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा ध्यान 24 घंटे हमेशा उसमें लग रहा है, पापा मम्मी से बात करना नहीं है, वाइफ के साथ रहना नहीं है, बच्चे का शौक नहीं है, तो पूरी जिंदगी तो वहीं खत्म हो गई ना। देखिए ये ना मैटर ऑफ चॉइस है।
और फिर ऐसे लोगों को शादी करनी भी नहीं चाहिए। बट ये हो जाता है ना, हाँ, ये हो जाता है। ये तो देखिए आप करते करते हो जाती है देखिए चीज़ें। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे की लाइफ का चॉइस है। कोई आर्मी में भी जाता है, हम बोले यार नहीं जाना चाहिए वहां तो बम फटेगा, पर वो जाता है। कोई मंक बन जाता है, ठीक है, 10-20 साल पढ़ाई करता है, 10-15 साल पढ़ाई करता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, उसको लगता है यार इससे अच्छा तो ज्यादा रस है ही नहीं कहीं जिंदगी में, तो वो जाके मंक बन जाता है, दुनिया से दूर हो जाता है, भिक्षा पे रहता है। अच्छे अच्छे घर के लोग, ठीक है, गौतम बुद्ध राजा भिक्षु बन गए। तो ये ना मैटर ऑफ, हर चीज मैटर ऑफ चॉइस है। मैं किसी चीज को गलत और सही कहता ही नहीं हूं, अगर हम क्यों उसको समाज के उसमें ढाले। पर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं देखिए, तो उसके लिए आपकी लाइफ फिर उस हिसाब से होनी चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सोसाइटी में रहना है, जैसे हम गृहस्थ जीवन कहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में रहने तो गृहस्थ जीवन के नियम होते हैं, पर अगर आप उन नियम को फॉलो ही नहीं कर सकते तो घुसते क्यों हो उसमें, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, हर जन की लाइफ अलग होने वाली है, सेम समान रूल्स सबको नहीं लगने वाले, और मोर ऑफन देन नाउ अभी जो स्थिति है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगने वाले, और जो हम लग रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं क्या क्या आ रही है। अरे सर वो देखो अपन इस पर थोड़ा सी चर्चा करेंगे, बट मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आप ही का, अपन सिर्फ एक बात कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आप ही का बेटा है और वो पूरा गेमिंग में लगा हुआ है, पर वो दादा दादी से बात ही नहीं करे आने वाले टाइम पे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? नहीं हम लोग, क्योंकि अपन देखो एक सोसाइटी बनाने की बात कर रहे हैं कि भैया कि जैसे आप, क्योंकि आपको सब सुनते हैं सर, आप अगर कुछ बात बोलोगे तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, मतलब सरकार भी पलट सकती है। इतना तो नहीं हो सकता। तो मतलब अपन एक सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब जनरल, क्योंकि एक्सेप्शंस तो ऑलवेज देयर कि भैया वो महात्मा बुद्ध बन गए या फिर गांधी जी बन गए या फिर भगत सिंह बन गए, वो एक्सेप्शंस है समाज के। बट समाज चलता कैसे? 99% लोगों से चलता है कि भैया कि तुमको पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो आप जाइए स्कूल, आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, ये सारे डिसीजंस पर्सनल होते हैं, ठीक है। किसी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, उसका पर्सनल डिसीजन है, किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली, उसका पर्सनल डिसीजन है। अगर एक व्यक्ति बोलता है नहीं भाई, देखिए आपने अभी खुद बोला, बहुत अच्छी बात बोल दी कि भाई तुम समाज के हिसाब से चलो, तुम्हें स्कूल भी जाना चाहिए। तो अगर समाज के हिसाब से स्कूल बना है तो स्कूल ना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं ना हम, कि लोएस्ट कॉमन पर्सन के लिए बना है। देखिए एक रथ है ना, अगर उस पर 7 घोड़े हैं तो वो रथ किस स्पीड से चलेगा? किस स्पीड से चलेगा? जो सबसे स्लो स्पीड का घोड़ा है उस स्पीड से चलेगा। तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे स्लो स्टूडेंट के हिसाब से बना है, क्योंकि वहां बहुत स्टूडेंट्स को लेके चलना है ना भाई। स्कूल इज नॉट मेड टू गिव अमेजिंग लाइफ टू 1% पीपल, स्कूल इज मेड टू गिव नॉर्मल लाइफ टू 99% पीपल। स्कूल जो है 99% लोगों को आम जिंदगी देने के लिए बना है, 1% लोगों को हाइपर जिंदगी देने के लिए नहीं बना है। तो अगर आपकी चॉइस हाइपर जिंदगी की है, अगर आपको बिल गेट्स बनना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो समाज के ये जो मुख्य धारा है उससे आपको साइड रहना पड़ेगा, और उसमें आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो। आज बिल गेट्स बन गया तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है अगर वो फेल हो जाता तो हम बात नहीं कर रहे होते उसकी। कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स और फेलियर इज एन ऑर्फन। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है, अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, आम जिंदगी चाहिए, तो आप सब कुछ करो, स्कूल करो, कॉलेज जाओ, ये करो, बट एक चीज याद रखो, ये सब करने के साथ साथ भी अगर आज आप मॉडर्न डे स्किल्स नहीं सीख पाए तो एक चीज याद रख लेना, आपकी डिग्री जो है आपको जॉब नहीं दिलाएगी। देखिए मेरा ना, लोग मेरे को पैसिव इनकम कोच बोलते हैं, मेरा फोकस ज्यादा एक्टिव इनकम पे होता है। पैसिव इनकम तो तब बनेगी ना जब तुम्हारे पास एक्टिव इनकम होगी। भाई वो रॉ मटेरियल कहते हैं ना भाई, अगर टमाटर होगा तो केचप बनेगा ना, टमाटर होगा ही नहीं तो केचप कहां से बन जाएगा, आम होगा ही नहीं तो आमरस कहां से बन जाएगा। तो आपकी लाइफ का जो आम और केचप है, या टमाटर है सॉरी, वो आपकी एक्टिव इनकम है। तो मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, आप सब कुछ करिए, स्कूल करिए, कॉलेज करिए, जो करना है करिए, पर मॉडर्न डे स्किल्स जरूर सीखिए, नहीं तो आपको जॉब ही नहीं लगेगा भाई। बिना स्किल के अब कोई जॉब नहीं है। मेरा एडिटर है 18 साल का लड़का, मुझे जब ज्वाइन किया था तब वो 17 साल का था, 1 साल पहले ज्वाइन किया। धीरे धीरे मेरे साथ काम किया, वो भी बढ़ा, मैं भी बढ़ा, वो भी बढ़ा, उसका भी काम बढ़ा। पहले वो X रुपीस पर रील लेता था, वो 2X रुपीस पर रील देता है। मेरे को X देने में पहले दम पड़ता था, अब 2X देने में दम नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी भी ग्रोथ हो गई। तो अब वो एक दिन आया मेरे पास, बोलता है सर एक डिसीजन लेना है मेरे को। मतलब हाँ बताओ। बोलता मैं स्कूल कॉलेज गया, शिफ्ट हुआ अभी कॉलेज में, तो मैंने देखा सर 3 साल पढ़ना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद ना 25,000 रुपए की एवरेज सैलरी लगेगी। तो उससे ज्यादा तो मैं आपके साथ अभी कमा रहा हूँ, क्या करूं? मैं स्कूल कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। तो उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया और बोला मैं सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा, या वो ओपन स्कूलिंग वाला जो सिस्टम कर लेता हूँ। आज वो महीने का, मुझसे नहीं, 2-3 क्लाइंट्स और पकड़ के सब करते हैं, वो 80,000 रुपए महीना बना रहा है।
कौन सी एजुकेशन काम आई उसको, अभिषेक भाई बताओ जरा। सिर्फ एडिटिंग की स्किल्स काम आ गई। मॉडर्न डे एआई स्किल्स सीखता है, वीडियो आज कैसे बनाना है, तेजी से कैसे बनाना है। एआई को यूज करके पहले अगर वो दिन में 2 रील काटता था, 6 रील काट सकता है। तो उसने अपना स्कोप बढ़ा लिया। मैं यही कह रहा हूं, कॉलेज जाओ, मर्जी है जाओ, पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी मेरी एक टीम मेंबर है, वो भी बच्ची है, अभी कॉलेज खत्म किया, तो बोलती मैंने 3 साल कॉलेज में प्रेजेंटेशन बनाना सीखा। मतलब वेरी गुड। बोलती है वो काम एआई कर देता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। ये जो पिछला 3 साल निकला है और अगला 3 साल है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है हमारी जिंदगी में। और हम जिन बकेट्स में जिंदगी जी रहे थे कि स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, ये सारे बकेट्स हिल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। वो बकेट्स अब नहीं बच रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि आपको ये सब चीजों का कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, जेनजी अलग तरीके से सोच रहा है। काफी लोग शादी नहीं करना चाहते, बोलते नहीं हमें मैरिज नहीं करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, अपने हिसाब से रहना है, अकेले रहना है। अब गलत है सही है, मैं और आप कौन होते हैं बोलने वाले, है ना? हम लोग तो 2 ही लोग हैं, 146 करोड़ लोगों को थोड़ी हम जो है डायरेक्शन दे पाएंगे। देखिए सरकार का काम वापस क्या होता है कि रूल्स बना के दे दो। कोई अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता है उस रूल्स के अंदर है। अब तुम इतने फ्री विल के नहीं हो सकते कि किसी को जाके मार दो, है ना? फिर तो तुम अंदर होगे बेटा, चाहे अभी देख लो जो केस चल रहा है, वो तुम्हारी फ्री विल नहीं है, उतना तुम्हें सरकार अलाउ नहीं करेगी। हाँ ये अलाउ करेगी, आप अपनी जिंदगी नॉर्मली जीना चाहते हो, स्कूल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये सब देख लो, अपने देख लो। सो पॉइंट इज वंस अगेन कमिंग बैक, वट एवर यू वांट टू डू। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आज के मॉडर्न डे स्किल्स को साथ रखना, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा आगे, ना आप जॉब कर पाओगे, ना आप अपना बिजनेस कर पाओगे। अच्छा आपने बोला ना कि भैया कि जो पसंद है मार्केट आपको उसका पैसा दे सके, एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ सर। अच्छा आप भी बिलीव शायद नहीं कर पाओगे भी, नुक्कड़ नाटक ओके, आज चलता होगा आपको लगता है? नुक्कड़ नाटक चल सकता है, नए फॉर्म में चलेगा, चलना तो है, बिकॉज नाटक तो सबको पसंद है ही। पर स्टिल आप सोच सकते हो कि इसको कोई मार्केट बन सकता है, कुछ हो सकता है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 करोड़ रुपए का मार्केट बन सकता है, साल का कोई बिजनेस कर सकता मुश्किल है। है। मुश्किल है ना। अब आज जो सुबह सर आए थे, मैं तो वो नुक्कड़ नाटक करते, उनको बस पसंद था कि मेरे को नुक्कड़ नाटक ही करना, मेरे को एक्टिंग में ही पसंद है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने खूब दिमाग लगाया, उन्होंने बोला एक बैंक के पास गए, बोला मैं आपके लिए ना अवेयरनेस करूंगा नुक्कड़ नाटक के थ्रू, तो क्या तुम मेरे को इसका पैसा दोगे? बोला हाँ ये तो बढ़िया है कि आसपास के लिए बताएंगे फ्रॉड कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो उनको पहला प्रोजेक्ट आ गया, उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए पहले प्रोजेक्ट में। बोले यार इससे बड़ा क्या हो सकता है, काम मुझे पसंद भी है, मैं करना भी नाटक, हाँ, और मार्केट भी मार्केट इज रेडी टू पे फॉर इट। फिर उन्होंने बिजनेस चालू किया, करते 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 आज उनको 10 साल हो गए, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं बिल्कुल अलग फॉर्म में। कि भैया कि आप एयरपोर्ट पे बैग कैसे रखते हो उसके लिए एक नाटक होगा, एयरपोर्ट पे आप चलते कैसे हो उसके लिए एक अलग नाटक होगा, एयरपोर्ट एटिकेट्स पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। तो देखो कितना बड़ा एग्जांपल हो गया। मैंने बोला है सर मतलब किसको एक छोटी भी चीज पकड़ लेना कि मुझे यही करना है, वो ना इतना बड़ा समुंदर हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे 20 years बैक हम वीडियो गेम खेलने पार्लर्स में जाते थे, 10 रुपए 2 रुपए देते थे 10 मिनट के लिए, ऐसा याद होगा आपको? हाँ तो आई थिंक आपकी जो जेनजी ऑडियंस है थोड़ा रिलेट ही नहीं कर पाएगी, बोले ये कैसे यूजलेस बातें कर रहे हैं लोग। बट हाँ हमारा टाइम था वो, मतलब वी यूज्ड टू पे लाइक 2-5 रुपीज फॉर 10 minutes ऑफ गेम। इवन साइकिल के भी 2 रुपए देते थे, साइकिल। हाँ साइकिल चलाते थे। अब वो करके ना घर पे आते थप्पड़ पड़ते थे कि तू गेम खेलने गया, तू खराब हो रहा है। एंड टुडे वी सी कि आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इनवाइटिंग गेमर्स टू हिज हाउस। गेमर्स को वो घर बुला रहे हैं, और गेमिंग पे इंडस्ट्री बन चुकी है, गेमिंग से लोग पैसा कमा रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ी गेमिंग की, जो गई थी मोदी जी से मिलने, शी मेक्स 1.5-2 crores a month at the age of 21 by playing online game। तो मैंने बोला ना ट्रांजिशन बहुत तेज हुआ है। जो व्यक्ति आज 50-60 साल 70 साल का है ना, वो सोच नहीं पा रहा कि इतना बड़ा कर्व जंप कैसे हो गया, कि जो चीजें हमारे समय पे जिस पे चाटे पड़ रहे थे आज उस पे पैसे बन रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आज कोई भी चीज वैल्यूएबल बन सकती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आप उसको सेल कैसे कर रहे हो, आप उसको यूज में कैसे ला रहे हो। अब जैसे नुक्कड़ नाटक का आपने एग्जांपल लिया, उन्होंने उसको यूज किया टू स्प्रेड अवेयरनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस जानी चाहिए मार्केट में। तो अवेयरनेस जाने के बहुत तरीके हैं, न्यूज़पेपर पे बड़े बड़े कटिंग्स लगाओ, होर्डिंग्स लगाओ, पर लोग उससे एंगेज नहीं होते। भाई आज अगर आप गाड़ी में जा रहे हो अभिषेक भाई, पीछे बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आप फोन में देख रहे होगे या होर्डिंग में देख रहे होगे? तो फोन में नहीं। प्रिसाइसली। तो कोई अगर होर्डिंग लगा रहा है तो वो तो बेवकूफी कर रहा है ना,
3 लाख रुपए के होर्डिंग भी लगा दी और पैसे भी वेस्ट हो गए, क्योंकि कंज्यूमर तो वहां देख ही नहीं रहा, कंज्यूमर तो यहां देख रहा है। तो यहां हो ना, तो यहां पे जैसे आप नुक्कड़ नाटक करते हो, ऐसी चीजें करते हो, वो कंटेंट बन जाता है। अब लोग, एक वर्ड यूज होने लग गया, कॉर्ड कटर्स, विच मीन्स कि कॉर्ड काटने वाले ना। अब टीवी नहीं देख रहे हैं लोग, टीवी बंद, ट्रेडिशनल मीडिया बंद। ट्रेडिशनल मीडिया को समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या गया अचानक से पिछले 3 साल, खासकर कोविड के बाद। तो हो क्या गया हमारे साथ तो मतलब लोग कहते हैं ना, चादर खींच दी हमारे पैर के नीचे से किसी ने। पर अब उनको भी आना पड़ रहा है डिजिटल, सब डिजिटल आ रहे हैं, तो डिजिटल वालों की डिमांड बढ़ गई। पॉइंट ये है कि अडॉप्शन होगा, हो सकता है इसके बाद भी कुछ अडॉप्शन होगा। मोबाइल फोन से अगले 5 साल में हो सकता है मोबाइल फोन गायब हो जाए, आपके रिस्ट पे कुछ यहाँ पे छोटी सी चिप हो। वी डोंट नो, वी हैव टू अडॉप्ट। हमें चेंज करते रहना, हमें अडॉप्ट करते रहना, बार 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 बार। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं होता कि मैं जो है सेम चीज बार बार करूंगा चाहे मार्केट कुछ भी बोले। अपनी चीज, अब नुक्कड़ नाटक को आपने आज के हिसाब से ढाल दिया, आप बन गए फेमस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हो सकता है 5 साल बाद कुछ और चेंज हो जाएगा। सो ये है, एडॉप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूँ ये पॉडकास्ट ऐसा सदाबहार पॉडकास्ट बन गया कि आज से 100 साल तक भी ये भी पॉडकास्ट रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। क्यों रहेगा? माइंडसेट, हाँ, हर जगह माइंडसेट। बिल्कुल माइंडसेट। तो आज भी 5000 साल वाली पुरानी बुक हमारी भगवत गीता आज भी काम आ रही है। हाँ, तो ये भी आएगा ही काम, डेफिनेटली। 100%। मतलब लोग अपनी जिंदगी चेंज कर लेंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देख लेना, 1% भी। मैं कह रहा हूँ कि इतनी क्लियरिटी मिल जाएगी, कि मुझे भी इतनी क्लियरिटी मिल गई आज कि शायद अब आप मेरे से नेक्स्ट बार मिलोगे तो पता नहीं। नहीं, डेफिनेटली। तो मैंने बोला ना, मैंने अब 150 पॉडकास्ट करने का टारगेट लिया है मंथ का, मैं उसको 300 कर दूंगा। वाओ, मतलब एक्सट्रीम मेहनत जितना एक बार कर सकते हैं, पहले वहां तक पहुंचेंगे। जैसे बोला ना कि टारगेट 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो पहले वहां तक पहुंच जाएंगे, पहले एक टारगेट बना लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए क्या होता है ना, आप देखिए कोई भी सुपर लीडर जो होता है उसका एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वो बड़े गोल्स को ना छोटे माइलस्टोन्स में बदल देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सोचते हैं हम पहले दिन ही सचिन तेंदुलकर बन जाए। आपका पहले दिन का गोल होना चाहिए कि आप 4 बजे सुबह उठ के पहुंच जाओ। पहला गोल वो है, सुबह 3 बजे उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी हजामत है। फिर आपका गोल होना चाहिए अगले 30 दिन तक कंटिन्यूअसली मैं सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाऊं। कपिल देव बोलते थे ना कि 4 बजे उठने का टाइम नहीं होता, 4 बजे मैदान में पहुंचने का टाइम होता है। तो आप पहले वो डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। भाई आप समझो, हम जैसे आज कोई भी अपने अच्छे फेवरेट एक्टर जिसकी बॉडी अच्छी, फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है, उसकी बॉडी देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, 52-53 की एज में भी फिट है, पर वो आउटपुट है। उस आदमी का इनपुट देखो ना, कितने घंटे जिम में जाता है, किस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है। जब उनका भी जीभ लपलपाती होगी कि भाई मेरे को भी खानी है मिठाई। उसने बोला ना, वो जॉन इब्राहिम ने अपने एक पॉडकास्ट में, कि बोलता है वो जो मिठाई होती है डायमंड वाली, तो फिर पूछा काजू कतली, बोला हाँ, बोले मैंने 30 साल से काजू कतली नहीं खाई है। 30 ईयर्स से काजू कतली नहीं खाई उन्होंने। बोलते मेरी फेवरेट थी पर 30 साल हो गए मैंने नहीं खाई। तो भाई अगर आपको कहीं पहुंचना है ना, तो सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन ही लगता है आपको वहां पहुंचने के लिए। लोगों का आउटपुट रोमांस हो गया है कि अरे वाह यार ऋतिक रोशन क्या मस्त दिखता है, पर उठो जाओ जिम उसकी तरह, नहीं वो नहीं होगा अपने से। अच्छा, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में अगर फाइट हो तो कौन जीते? डिसिप्लिन, मोटिवेशन इज, देखिए मोटिवेशन क्या है, मेरे को समझ नहीं आता लोगों को मोटिवेशन किस बात का चाहिए। आपको डायरेक्शन चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता आपको करना क्या है, तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। मोटिवेशन किस बात की चाहिए? अगर आपको पता होगा आपको करना क्या है, तो किस बात की मोटिवेशन? फिर आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो 2 चीज चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। हाँ, आपने किसी की स्टोरी सुनी तो उससे आपकी क्या लर्निंग हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोबी ब्रायंट की स्टोरी बहुत पसंद करता हूं, बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो वो एक बात बोलते थे कि मतलब उनके बारे में बोला जाता था कि जब उनके काउंटर पार्ट्स प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे तो वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे। ठीक है, तो अब आप सोचो वो कितना आगे निकल चुके हैं सबसे, कि जब लोग जा रहे हैं वो आ रहे हैं। अक्षय कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि 9:30 बजे वो सो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन है। तो जब आप ये सुनते हो तो आप, इसमें मोटिवेशन नहीं है, इसमें डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस है कि भाई आपने एक आदमी का, अच्छा आपको मैं माइकल जॉर्डन की बात बताता हूं। लोग माइकल जॉर्डन 15 टूर्नामेंट्स खेले, 9 हारे 6 जीते, 9 हारे 6 जीते, ज्यादा हारे कम जीते। रूल बड़ा सिंपल था, जब तक दिन में 2000 शॉट्स नहीं पूरे कर लूंगा सोऊंगा नहीं। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, मैच की नहीं। जब तक दिन में 2000 शॉट्स नहीं मार लूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। एक दिन 2000 बहुत छोटा नंबर लगता है,
इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई करो, 60,000 हो गया। साल से मल्टीप्लाई करो, 7-8 लाख हो गया। 20 साल से मल्टीप्लाई करो। कंपाउंडिंग, आपके एफर्ट में भी कंपाउंडिंग आती है। आज जो काम आप, शायद अगर मेरा इस तरीके का पॉडकास्ट आप 1 साल पहले ले रहे होते, तो ना इस तरह के क्वेश्चन निकलते, ना इस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस निकलता, ना हो सकता है आप इस तरह के मतलब रिसर्च भी नहीं कर पाते। पर आज 250, 300, 400 एपिसोड्स आप निकाल चुके हो, तो उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बोलता है ना, ये इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग वेल्थ में भी लगती है, कंपाउंडिंग आपके जो है एक्टिव इनकम में भी लगती है, और एक्टिव इनकम की कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त होती है। बट सर, जहाँ पे एक तरफ इंडिया बहुत पैसा कमा भी रहा है, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई हमारी। अब बताओ कहाँ जा रहा है सब देश? देखो, दुनिया में अगर आप देखें ना, तो 1% लोग करीबन 46 to 48% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 1%, मतलब 850 करोड़ दुनियावासी हैं, तो उसमें से 8.5 करोड़ के पास इस दुनिया की करीबन आधी वेल्थ है। बाकी बचे हुए लोगों के पास जो है वो आधी वेल्थ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरह होगा, रादर इससे ज्यादा खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि पहले क्या था, पहले किसी को कोई स्किल आती थी तो उसको मैन पावर रखनी पड़ती थी उस स्किल से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लोग टीम्स बनाते थे, कंपनीज बनाते थे। आज हालत यह है कि चाइना में डार्क फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री अंधकार में चल रही है, एक आदमी नहीं है पूरी फैक्ट्री में, लाइट भी नहीं है, काम चले जा रहा है, और वो रोबोट्स जो है वो लगे हुए हैं काम करने। पीछे कंट्रोल रूम है, 2-3 लोग उस कंट्रोल रूम को देख रहे हैं, अरबों रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जिनकी तनख्वाहें थी, पैसे थी, सैलरी थी, ये सब थी, वो तो बहुत खत्म हो गई। तो वो सारा प्रॉफिट किसको जा रहा है? मालिक को, एक आदमी को जा रहा है। तो अभी ये डिस्पैरिटी और बढ़ने वाली है। अगर हमें लग रहा है ना कि ये डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, डिस्पैरिटी कभी कम नहीं होगी, और बढ़ेगी। क्योंकि एआई ने आके जो समझदार लोग हैं उनको ऐसा रेवोल्यूशन दे दिया है कि अब उनको मैन पावर के बिना उनका काम हो रहा है। नहीं तो लोगों को पहले मैन पावर रखनी पड़ती थी तो लोग कमा लेते थे। अभी आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट ने 5,000 लोग निकाल दिए, इसने 6,000 लोग निकाल दिए, हमारी लोकल कंपनीज ने, किसी ने 600 लोग सर्विस डिपार्टमेंट से निकाल दिए। यही न्यूज मिलती है आपको। एब्सोल्युटली राइट। और क्यों मिलती है? और किसकी जॉब जा रही है? जिसकी सैलरी 20-25 हजार रुपए थी, 30 हजार रुपए थी, जो उस जॉब की वजह से सर्वाइव कर पा रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड अभी ऐसा ही चलने वाला है, और अब जो है क्रिएट होंगी 1% बिलियन डॉलर कंपनीज, यानी एक आदमी ही बिलियन डॉलर कंपनी बना देगा। उसको ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब व्हाट्सएप देखिए, करीबन 30-40 लोगों की टीम, छोटी सी टीम थी जिसने 19 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी। टेलीग्राम देख लीजिए, वर्डप्रेस देख लीजिए, ये सारी बहुत कम टीम्स के साथ बिलियन डॉलर कंपनीज है। और अब ये और आसान हो जाएगा। पहले थोड़ा मुश्किल था, फिर भी अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आने वाला समय जो है, लोगों को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, रीस्किल करना पड़ेगा। जो आपने पिछले 40 साल में सीखा है, 30 साल में से, जो भी आपकी उम्र है, किसी की 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, वो सब खत्म हो गया है। दैट हैज बिकम जीरो, शून्य हो गया वो, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब आपको नए तरीके से सीखना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। कॉपी पेस्ट करके क्या बिजनेस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, एंड आई थिंक ये सबसे अंडररेटेड तरीका है इस दुनिया में बिजनेस बनाने का। और मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं। रीसेंट एग्जांपल, मिनिमलिस्ट की सबने बात करी है, मैंने भी बहुत बार बात करी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्मार्ट व्यक्ति बिजनेस को कॉपी कर लेना, वो बहुत पैसा बना सकता है। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने द ऑर्डिनरी को कॉपी किया, और ऑर्डिनरी को कॉपी करके उसके बाद जो है उसको अच्छे से उसका मैन्युफैक्चरिंग करी, प्रोडक्ट को समझा, सब कुछ किया। सिर्फ कॉपी नहीं किया, नकल में भी, जैसे कहते हैं ना, अक्ल लगते हैं, तो नकल की अक्ल के साथ उन्होंने अक्ल के साथ नकल करी, और उसके साथ उन्होंने उस कंपनी को ग्रो किया, और उसको राइट टाइम पे एग्जिट भी कर दिया। 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया उसको। तो बिजनेस को बनाया जा सकता है कॉपी करके। आप, फ्लिपकार्ट बना था अमेजोन को कॉपी करके, ओला बना था उबर को कॉपी करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। चलो, आपको तो सिचुएशन ने सिखा दिया सर, बट मैं आपके बारे में थोड़ा सी पढ़ रहा था। आपका एक वीडियो आया मेरे सामने, आपके बेटे से आप बात कर रहे हो, 10 साल का बेटा है आपका। बोला कि गिव मी पॉकेट मनी। आपने 2,000 रुपये दिए, और बोला क्या करोगे? बोला 1,000 रुपये इसमें खर्च करूँगा, 1,000 रुपये लगाऊंगा। फिर आपने एक बात बोली लास्ट में जाके, एक कोई इनकम की बात करी थी। वो इनकम कौन सी है जहाँ पे पैसे लगा, आज से अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो पैसे लगाना स्टार्ट कर दे? क्योंकि मैं 10 साल वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो 10-15 साल वाले बच्चे भी मुझे आज देख रहे हैं कि यार अभिषेक जी, यार आप वो सवाल पूछ रहे हो जो हमारे मन में है। तो जो आज 10 साल का कोई बच्चा है, तो आपका स्टेटमेंट बताओ कि कहाँ पैसे लगाए कि वो आने वाले कुछ 15 साल, 17 साल, मतलब जो 17-18 साल या 20 साल का हो जाएगा तो थोड़ा पैसा कमा पाएगा उस टाइम पे। देखिए, मैं अब ना एज कोई बैरियर ही नहीं बचा।
आप एज, स्कूल, ये सब चीजें कोई बैरियर नहीं बची। इंटरनेट ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया, और खासकर एआई ने आके बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया। एक 13 साल के बच्चे से मिला हूं, 13 ईयर्स, और वो महीने का 60,000 रुपए कमा रहा है, 60,000 रुपीज पर मंथ। अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स की सैलरी नहीं है। मतलब क्या कर रहे हो भाई? बोलता है एक एआई टूल है जिससे प्रेजेंटेशंस बनती हैं। वेरी गुड। तो बोलता है मैंने वो एआई टूल लिया हुआ है, मेरे को आता है ऑपरेट करना, मैं ना लोगों की प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, 50 रुपए पर स्लाइड लेता हूँ, 50 रुपीज पर स्लाइड। अब 20 स्लाइड की प्रेजेंटेशन है, मैं 1,000 रुपए ले लेता हूँ, और वो टूल ही कुल मिला के 2,000 का है। तो ऐसे करके उसके पास क्लाइंट्स हैं जो उससे अपना काम करवाते हैं, उनको प्रॉपर्ली वो रीच आउट करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम से आईडी बना के रीच आउट करता है, प्रेजेंटेशंस को दिखाता है, भेजता है, और पैसा बना रहा है। उसने अपने फादर के नाम पे वो भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, आपका जो कुछ पोर्टल्स होते हैं फ्रीलांसर जैसे, उस पर भी रजिस्टर किया हुआ है, वहां से भी उसको काम आ जाता है, क्योंकि लोग काम देखते हैं, उम्र तो देखते नहीं किसी की। तो आज एक 13 साल का बच्चा अगर सिर्फ एक टूल सीख के महीने का 60,000 रुपए कमा सकता है, तो आप लोग के पास क्या वो है, रीजन है कि आप नहीं कर रहे हो ये? मैंने गोविंदा जी की वाइफ के साथ इंटरव्यू किया था थोड़े दिन पहले, अभी शायद 1 मिलियन वायरल हो गया। हाँ, मैंने देखा था, और राइट। करोड़ों में उसकी रीच जा रही है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया था, हाँ। गोविंदा का जो सर्कल है ना, वो खराब सर्कल है। मतलब गोविंदा के लोग उस पर से बोलते हैं कि चीची तो बहुत अच्छा करता है, तू बहुत बढ़िया है। तो गोविंदा की वाइफ बोलती है कि यार वो 90s का हीरो गया, आज दूसरे हीरोज को देखो, नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। नहीं तो गोविंदा जी जैसा कोई एक्टर ही नहीं था, मतलब इट वाज देयर वाज नहीं। आज भी मेरे को लगता है कि अगर वो आ जाए वापस, तो जो उनके रिएक्शंस, इंप्रेशंस, और जिस तरीके से वो उनकी पूरी बॉडी बात करती थी एज एन एक्टर, वो अकेले, मतलब उनकी आवाज नहीं, उनकी पूरी बॉडी से बात हो रही होती थी, चाहे वो डांस हो गया, आंखें हो गई, मूवमेंट्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। आप भी ये बात बोल रहे हो, वो भी ये बात बोल रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं कि संगति का असर है। बिल्कुल, संगति ही प्रगति लाती है, संगति ही दुर्गति लाती है। मैं ना थोड़े दिन पहले अभी मेरे अपार्टमेंट में लिफ्ट से जैसी रात में जा रहा था, तो 2 बंदे मिले मेरे को मेरे अपार्टमेंट। और अभिषेक जी आपकी वीडियो देखते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है, और वायरल वायरल वीडियोस होते हैं, तैयारी करते हो क्या आप? मतलब अभी भी पढ़ना पड़ता है क्या? और वहाँ पे 2 बच्चे भी थे। मैंने बोला ना, पढ़ना तो पड़ेगा, लाइफ की लर्निंग कैसे खत्म हो जाएगी? बिना पढ़े मैं कैसे बात करूँ? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर आप इसको देखोगे ना, अगर मैं अगर ऑडियंस को भी दिखाऊंगा ना, तो कम से कम भी 200-250 चीज़ें लिखी हुई मैंने, कि मेरे को आपसे कब क्या बात करनी, कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है। बड़ा हमारे पास टाइम लिमिट होता है 1 घंटा 1.5 घंटे का, तो उसमें मेरे को जितना मैं निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को आपसे कम से कम भी 4 से 5 घंटे आप पे रिसर्च करनी है पहले। आपके जितने भी वीडियोस है मेरे को सब देखने हैं, कि संजय सर ने कब क्या बात बोली थी। तब मेरे को आपके बेटे का वीडियो याद है, संजय सर ने अच्छा उस पॉडकास्ट में कहते हैं। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, आप शायद उस वीडियो आपने कभी वीडियो डाला भी नहीं होगा। अभी आप दुबई की एक पार्टी में गए, ट्रेडर की पार्टी भी थी, जहाँ पे नूरा फतेह अली खान आई थी, और टाइगर श्रॉफ आए थे, और 2-3 और बहुत सॉलिड पार्टी हुई थी वो, जहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स आए थे। बट शायद आपने कहीं वीडियो डाला नहीं, वो डाला है मैंने। आपने डाला है क्या? अच्छा ठीक है, मैंने वो वाला वीडियो नहीं देखा, पर कहीं से मेरे को एक वीडियो मिला जिसमें आप उसमें आप नजर आए। आप पता है, उतनी रिसर्च करनी पड़ती है, इतना पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो काम नहीं होगा। क्योंकि आप स्किलिंग मेरे को हमेशा हर वक्त करते रहे भाई। अगली बार पॉडकास्ट करेंगे तो नए सवाल आ जाएंगे कि यार ये क्या बात करी। इसको मैं इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ना और आगे लेके चलता हूँ, इस ग्लास के एग्जाम्पल से। ठीक है, ये हमारे सामने ग्लास है, क्या ये ग्लास अभी छलक सकता है? अभी तो नहीं चला, अभी नहीं छलक, कब छलकेगा? फुल भरा होगा तो। बस, आप छलकते तभी हो जब आप भर जाते हो। भरना मतलब होता है आपकी खुद की पढ़ाई। तो पहले आपको भरना पड़ेगा इस ग्लास को, और तब जाके ये छलकेगा। तो अगर आपको कोई भी ग्लास छलकाना है, मतलब अपने आप को बेटर करना है, अपने आप को दिखाना है, हम जब बोलते हैं ना, उससे पहले बहुत भरते हैं, फिर बोलते हैं। अगर मुझे 15 मिनट बोलना है ना, तो उस वीडियो के लिए 3 घंटे की प्रेप चाहती है, उसकी रिसर्च होती है, मैं खुद करता हूं। टीम होती है, कुछ ना कुछ डेटा देगी, एआई भी है, वो भी डेटा देगा, पर जो खुद का स्वयं का रिसर्च है, वो तो करना पड़ेगा ना भाई। वो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो स्वर्ग प्राप्ति चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर आजादी खून मांगती है, तो खून तो देना पड़ेगा। मैं तो मतलब पूरा पर्सपेक्टिव जानना ना, इन्वेस्टमेंट की बात तो सभी कर रहे हैं, आप तो कर ही रहे हो, बट ये अदर पर्सपेक्टिव कौन निकालेगा? सही है, SIP तो आप बता दोगे, सब बता दोगे, बट जो ये मैं एक पीछे का जो Mindset। हाँ पीछे का माइंडसेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अलग ही चीज़ है ना। हमने 2019 में पॉडकास्ट करना चालू किया था। क्या हुआ था, हमारा एक कोर्स हम लेके आ रहे थे ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। तो पहले हमने सोचा कि जितने ये टॉप बिजनेसमैन हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू को कंटेंट की तरह चलाएंगे। तो हम जाते थे, जैसे हम मिले मोहनदास पाई से। अब मोहनदास पाई का माइंडसेट पता चल गया। आचार्य बालकृष्ण जी, हाँ जी, उनसे मिले तो उन्होंने अपना माइंडसेट दे दिया। तो ऐसे में 70 एंटरप्रेन्योर से मिला, जिसमें रितेश अग्रवाल भी थे, पॉलिसी बाजार के यशिश दहिया भी थे,
और ऐसे बहुत क्या समझ में आया सर आपको? यार आदमी का पर्सपेक्टिव ही बदल देते हैं वो। जैसे मैंने आपको क्या पूछा था कि मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, अच्छा है कि बुरा है? तो पहला आपका इंस्टिंक्ट आएगा बुरा है, क्योंकि आप सोच रहे हो 100 में से आए। फिर मैंने गेम चेंज कर दिया, मैंने बोला नहीं 50 में से आए, बोला हाँ यार अच्छा है। तो यू हैव टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। और ये लोग बहुत अच्छा समझा। जैसे आप रितेश अग्रवाल जी से मिले, बहुत मजा आया। पहले तो समझ आया कि एकदम ग्राउंड अप। बोलते जो बिजनेस में आप उस बिजनेस के एसएमई नहीं हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप वो बिजनेस करो ही मत। कोई आता, आपको आना चाहिए। सेकंड, उस टाइम पे ना कोविड था, तो बड़ी नाराजगी, होटल्स बंद थे, तो इनके पार्टनर्स बड़े नाराज थे। अब इनके 2-2,500 पार्टनर नाराज थे। तो मैंने पूछा कि सर 2-2,500 पार्टनर नाराज है, कितनी का? बोलते ऐसे नहीं, मेरे 1 लाख पार्टनर हैं जिसमें से 2,500 नाराज है। गेम ही बदल दिया कि भाई 2.5% नाराज हैं, 97.5% खुश। समझ रहे हो कि 2,500 एज अ नंबर बहुत बड़ा है, पर फॉर मेरी तो परसेंट 2.5 है, मैं कर रहा हूं ठीक, उसको भी कर रहा हूं। बोलते हमने प्रॉब्लम्स को बकेट किया है, बकेट का सोल्यूशन निकाल रहे हैं ये। तीसरी चीज, सर आपका धंधा ही नहीं चल रहा, बंद हो गया, कोविड आ गया। तो बोलता है व्हेन द सी इज रफ द फिशरमैन शुड शार्पन देयर नाइफ। मतलब जब समुद्र में तूफान है, तो जिसको फिश पकड़नी है उसको अपने धारा तेज करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि जब सी वापस जब शांत होगा तब जाके मछली पकड़ेंगे अपन। अब ये माइंडसेट है। हम और हाय हाय मर गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरा धंधा नहीं चल रहा, खत्म हो गया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूं भाई अगली बड़ी ग्रोथ की उन्होंने, हमको सब पता है पिछले 5 साल में क्या निकाला उन्होंने। तो जब मैं किसी से भी मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर वेल्लूमणि से मिला, अमेजिंग, क्या आदमी है, मतलब क्या अलग सोचते हैं। उन्होंने बोला कि लोग देखते हैं, बिजनेस में एक टर्म होता है कॉग्स, मतलब समझिए ये ग्लास मैं बेच रहा हूं, मेरा बिजनेस है ग्लास का, तो इस ग्लास को बनाने का खर्चा, इसमें सिलिका कितना लग गया, डिजाइन कितना लग गया, मैन्युफैक्चरिंग कितना लग गया, उसे कॉग्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्लास बनने की रियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैन पावर दूसरी, इलेक्ट्रिसिटी सब नहीं, प्योर बस इस ग्लास को बनाने की कॉस्ट क्या, उसे कॉग्स कहते हैं। तो बोलता है मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ? बोलते दुनिया कॉग्स देखती है, बिजनेसमैन दुनिया कॉग्स देखती है, मैं कॉग्स का कॉग्स देखता हूं। बोला सर इसको मतलब क्या हुआ? बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं पहले वेंडर पे नहीं डिपेंड करता, मैं तीसरे वेंडर तक जाता हूं, उस वेंडर के वेंडर पे और उस वेंडर के वेंडर पे जाता हूं। तो जो काम मार्केट में 500 का हो रहा होता है, मैं 150-200 में करवाता हूं। क्या माइंडसेट दे दिया यार, क्योंकि अगर आप खरीद सस्ता लोगे तो आप बेच सस्ता लोगे। तीसरे हम मिले, जैसे एक प्रोडक्ट है बजाज आलमंड हेयर ऑयल, खतरनाक हो रहा। भाई साहब मेरे को पता ही नहीं था उस कंपनी के पास वो ही मेन प्रोडक्ट था। एक उन्होंने बाद में एक और प्रोडक्ट एक्वायर किया था, नोमार्क्स करके, क्रीम आती है, हाँ, बट वो नोमार्क्स जो एक्वायर किया था ना, वो चला नहीं ज्यादा, तो उनके रेवेन्यू का उस टाइम पे 93% तेल से आता था। तो बोलते कि हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट है, इसके अलग एसकेयू है, 500 ml, 100 ml, 25 ml, 50 ml, पर एक ही। तो एक दिन मेरे को पूछते कि आपको पता है मेरी फैक्ट्री लगाने में कितना पैसा लगता है? लगता होगा सर 25-30 करोड़ रुपए। बोलते नहीं, 25 लाख रुपए लगता है। 25 लाख में उनकी फैक्ट्री तैयार हो जाती है। तेल बेच रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अलग अलग चीज आपको समझ आती है जब आप लोगों से मिलते हो, सक्सेसफुल लोगों, उनके थॉट प्रोसेस का समझ आता है। तो ये आपको जितने ज्यादा इस तरीके के पॉडकास्ट देख सको, लोगों को सुन सको, कहीं ना कोई एक चीज क्लिक करेगी आपको जो आपका जीवन बदल देगी। करेगी। और वो स्कूल में नहीं हो सकती। आई होप ये पॉडकास्ट इन्वेस्टमेंट और इससे ज़्यादा तो माइंडसेट पे आज तब्दील हो गया पूरा पॉडकास्ट। मैंने सोचा कुछ और था, बट इस पॉडकास्ट में बातें कुछ और निकल के आ गई। पर ये जो बातें निकल के आई ना, ये मैंने बता दिया सदाबहार पॉडकास्ट हो गया कि मतलब जब भी डालेंगे। और मैंने बोला था बीच में कि वो रील काट के तो मैं 5-5 लाख बार चलवाऊंगा मैं, ताकि वो बार बार लोगों के सामने जाए और एक क्लैरिटी आ जाए माइंडसेट की, भैया कि यही है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, बस 2 चीजें हैं। पहले डायरेक्शन क्लियर कर लो, फिर डिसिप्लिन से उस डायरेक्शन पे लगे रहो, बस जाते रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आ गया आपसे बात करके, पूरा पॉडकास्ट सदाबहार बना दिया। 100 सालों के लिए आपने ज्ञान दे दिया। मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब 2010 में भी होता तब भी ये सेम थी माइंडसेट, 2025 में तब भी माइंडसेट की बात है, और 2075 में जाएंगे तब भी माइंडसेट की बात करेंगे। इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता। तो बस मैं अब ऑडियंस से लास्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं, 5 पॉइंट्स प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप क्या चेंज करने वाले हो अपनी लाइफ में, वो भी जरूर लिख देना। और ये वीडियो एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों को भेज देना जहां आपको लगता है कि उनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच।